Assalamu alaikum, dear students. So today I am going to discuss another heading in your finishing touch 2023, and my chapter of today is that is capacitance. Earlier I have discussed with you electrostatics, and now another heading, the very important heading, is capacitance. And in capacitance, the first thing is चार्जिंग ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये मेरी पहली हेडिंग रहेगी। फिर इसके बाद न्यूमेरिकल, जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चले थे वैसे हम कैपेसिटर्स में भी चलेंगे, कैपेसिटेंस में भी चलेंगे। देख लीजिए, आपको आइडिया होना चाहिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो आइडिया है, आपका जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपके पास दो मेटलिक प्लेट्स होते हैं, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, ठीक है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, एंड दे आर हैविंग द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दे आर हैविंग द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देख लीजिए, आपके पास दो प्लेट्स हैं, ये आपके पास दो मेटलिक प्लेट्स हैं, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस एंड दे आर फिल्ड विद सम डाइलेक्ट्रिक, और इनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये इट शुड बी कॉमन, ठीक है। ओवरलैपिंग एरिया जो दोनों प्लेट्स का है वो सेम होना चाहिए, दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। तो एरिया जो है, जो कोइंसाइडिंग एरिया या ओवरलैपिंग एरिया है, वो सेम होना चाहिए दोनों प्लेट्स का। अगर एक प्लेट लंबा है और दूसरा प्लेट छोटा है तो एरिया उतना ही आएगा जो कोइंसाइडिंग एरिया हो। तो इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वी हैव टू मेटलिक प्लेट्स separated by some distance and their common overlapping area is A and it is filled with some dielectric, then the capacitance of a parallel plate capacitor होता है बराबर, it is epsilon naught A by D multiplied by K, where K is called as dielectric constant of that involved dielectric। जो आपने यहाँ पे dielectric डाल दिया है उसका dielectric constant, जैसे एयर के लिए इसका वैल्यू जो है dielectric constant of air जो है आप जानते हैं 1, तो इस पे फॉर्मूला पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बनेगा epsilon naught A by D। तो epsilon naught भी जानते हैं आप, A हो गया common overlapping area and D is the distance between the two पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। तो ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, दैट C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A by D। अगर आप प्रॉपर्ली इसको लिखना चाहते हैं, मैंने ईयर के लिए लिख दिया क्योंकि ईयर का K 1 होता है, तो अगर और कोई डाइलेक्ट्रिक इन्वॉल्वड है तो K का वैल्यू जो है अकॉर्डिंगली इसमें आ जाएगा। उसके बाद दूसरा इक्वेशन जो होता है कि आपने इसको बैटरी के साथ एक्चुअली कनेक्ट किया होगा, किसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया होगा। जब आपने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, इसका कुछ पोटेंशियल V होगा, तो इस पे जो चार्ज डेवलप होगा कैपेसिटर के प्लेट्स पे, वो Q होता है बराबर C मल्टीप्लाइड बाई V। तो मैंने यहां लिखा है दैट Q इज इक्वल C मल्टीप्लाइड बाई V। इट्स रिलेशनशिप बिटवीन चार्ज जो इस पे कैपेसिटर के प्लेट्स पे आ गया, C हो गया इसका कैपेसिटेंस इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मल्टीप्लाइड बाय दैट पोटेंशियल ऑफ द सोर्स। तो उसके बाद आपका दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन जहां से ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली पूछा जाता है, मैंने एज थ्योरम इसमें रख दिया है, वो ये है दैट्स वर्क डन बाय बैटरी। तो देख लीजिए, इनिशियली आपका जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दो प्लेट्स है वो अनचार्जड है, जैसे आपने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, बैटरी या सोर्स उनको चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। तो वही है दैट वर्क डन बाय द बैटरी टू चार्ज इट, वर्क डन बाय द बैटरी टू चार्ज इट इज चार्ज ट्रांसफर, जो सोर्स ने चार्ज ट्रांसफर किया प्लेट्स पे, multiplied by potential of the battery। तो this is work done by the battery in charging the capacitor is charge transferred by the battery to the capacitor multiplied by the potential of the battery। very important equation। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि जो सोर्स वर्क करता है इन चार्जिंग ए कैपेसिटर, उसका क्या होता है सर। अगर इनिशियली आपका कैपेसिटर अनचार्जड है, दिस थ्योरम रिमेंबर इट एज इट इज, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अगर आपका कैपेसिटर इनिशियली अनचार्जड है तो जो वर्क डन होता है उसके दो हिस्से होते हैं, दैट सम पार्ट ऑफ इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड अनदर पार्ट ऑफ इट इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो वही मैंने लिखा है दैट एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज हाफ ऑफ CV स्क्वायर, और फिर चूंकि C होता है Q by V, तो इट इज Q स्क्वायर बाय 2C या हाफ ऑफ QV। ये सारे एनर्जी स्टोर्ड के फॉर्मूलाज है, और जो रेस्ट है चूंकि हाफ ही एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है, हाफ एनर्जी स्टोर्ड में चला गया, एंड इफ एनर्जी इज इनिशियली अनचार्जड तब क्या होगा, वर्क डन बाय द बैटरी था CV स्क्वायर, वर्क डन बाय बैटरी है बराबर CV स्क्वायर, उसमें आपका जो एनर्जी स्टोर्ड है वो हाफ ऑफ CV स्क्वायर के बराबर है, और जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो हाफ ऑफ CV स्क्वायर है। टोटल वर्क डन बाय द बैटरी होता है CV स्क्वायर। आपने ये कहां से डेवलप किया, देख लीजिए, वर्क डन बाय द बैटरी है Q ट्रांसफर मल्टीप्लाइड बाय VB। अगर मैं इसको यहां पे लिखूं, वर्क डन होगा बराबर, देखिए Q जो है वो CV के बराबर है, तो इट इज CV मल्टीप्लाइड बाय V हो गया CV स्क्वायर। तो ये वर्क डन बाय द सोर्स था इन ऑर्डर टू चार्ज अ कैपेसिटर। उसके दो हिस्से हुए, देख लीजिए, वर्क डन बाय द बैटरी है CV स्क्वायर, उसमें से कुछ एनर्जी स्टोर हुआ इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड जो रेस्ट है वो लॉस हुआ इन द फॉर्म ऑफ हीट। दिस थ्योरम एज इट इज पूछा जाता है कि अगर हम इनिशियली एक कैपेसिटर जो अनचार्जड है एक सोर्स के साथ कनेक्ट कर दे तो उसमें क्या होगा, तो सोर्स पे काम करेगा उसको चार्ज करने में, और उसमें एनर्जी जो वर्क डन वो करेगा दैट इज CV स्क्वायर के बराबर। एक्चुअली वर्क डन है Q इनटू मल्टीप्लाइड बाय VB, Q ट्रांसफर मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, बट Q है बराबर CV, तो उस हिसाब से वर्क डन बाय द बैटरी हो गया CV स्क्वायर। उस CV स्क्वायर का जो है आधा पार्ट स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और आधा पार्ट जो है वो लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ जो है हीट। दिस इज अ थ्योरम एज इट इज आस्क्ड, बट क्वेश्चन पढ़ने करने से पहले एक बार देख लेना कि इनिशियली योर कैपेसिटर शुड बी अनचार्ज। तो मैंने लिखा इफ कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज देन दिस इज वैलिड। उसके बाद आपका ये है
कनेक्टिंग टू कैपेसिटर्स, तो इस पे से आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। 2021-22 में आपको इससे डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, दैट इज कॉल्ड एज कनेक्टिंग टू कैपेसिटर्स। देख लीजिए, कनेक्टिंग टू कैपेसिटर्स का मतलब ये एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C1 है और पोटेंशियल V1 है, ये दूसरा कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C2 है और पोटेंशियल V2 है। ये दिस इज बिफोर कनेक्टिंग देम। अब मान लो इसका जो है ये पॉजिटिव प्लेट है, ये कैपेसिटर जो है पॉजिटिव प्लेट है और ये भी जो है पॉजिटिव प्लेट है, तो हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया, या दूसरा केस हो सकता है हमने पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया। तो इनिशियली यू आर एन इंडिविजुअल कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C1 और पोटेंशियल V1 है, और फिर आपके पास दूसरा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C2 और V2 उसका पोटेंशियल है। हमने इनको कंबाइन किया, और जब कंबाइन किया तो इसका कैपेसिटेंस C1 ही है, इसका कैपेसिटेंस C2 ही है, बट अब चार्ज ट्रांसफर होगा एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पे, डिपेंड करेगा जिसका पोटेंशियल ज्यादा वहां से चार्ज ट्रांसफर करेगा उस कैपेसिटर की तरफ जिसका पोटेंशियल कम, और फाइनली दे विल रीच टू अ कॉमन पोटेंशियल, एंड दैट कॉमन पोटेंशियल जो है मैंने यहां डिनोट किया है V से, तो इसमें भी V ही आ जाएगा और इसमें भी V ही आएगा। तो ये ऐसी बात होगी, इनिशियली यू आर इंडिविजुअल कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल C1 V1, यू हैव अनदर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C2 V2, बट जब आपने कनेक्ट कर दिया तो चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। कब तक सर चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा? जब तक उनका जो है पोटेंशियल सेम आ जाएगा, इसलिए फाइनली पोटेंशियल दोनों का जो है वो सेम आ गया, बट कैपेसिटेंस सेम रही। अब ये जो कॉमन पोटेंशियल है, ये पहला ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली आपके एंट्रेंस में पूछा जा सकता है, सर ये कॉमन पोटेंशियल कितना है? तो कॉमन पोटेंशियल करने का जो तरीका है तो वो ये है कि कॉमन पोटेंशियल जो है एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इनिशियली जो इस सिस्टम में चार्ज था फाइनली उतना ही चार्ज फाइनली जो चार्ज सिस्टम पे रहेगा, ना ऐड ही होगा ना सब्ट्रैक्ट ही होगा। तो इनिशियल चार्ज हो गया Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, तो ये हो गया आपका इनिशियल चार्ज सिस्टम का, दैट इज Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय कैपेसिटेंस हो गया C1 प्लस C2। क्यों? उसके बाद आप जानते हैं दैट Q इज इक्वल CV, तो Q1 के बदले आ जाएगा आपका C1 V1 और Q2 के बदले आएगा आपका C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 का पोटेंशियल जो कॉमन है वो आप याद रखोगे, आप C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। सर ये प्लस माइनस क्यों लिखा आपने? ये जो है जो मैंने आपको अर्लियर बोला था, अगर आप पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हो, एक कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट को दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट के साथ ही कनेक्ट करोगे, तब यहां कॉमन पोटेंशियल में प्लस आएगा। बट दूसरा चांस इसमें बन सकता है ये कि अगर एक कैपेसिटर का आपने पॉजिटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट के साथ कनेक्ट कर दिया, तो उस केस में क्या हो जाएगा? तो दूसरे प्लेट के नेगेटिव दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट के साथ कनेक्ट किया, तो उस केस में कॉमन पोटेंशियल में यहां माइनस आ जाएगा। तो पॉजिटिव विद पॉजिटिव में यहां प्लस आ जाएगा और पॉजिटिव विद नेगेटिव में यहां पे नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद अब सर इस पे फाइनल चार्ज क्या होगा? इस कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज होगा Q1 फाइनल। Q1 फाइनल हो गया C1 मल्टीप्लाइड बाय जो कॉमन पोटेंशियल दैट इज V। इसी तरह इस कैपेसिटर पे सर जो फाइनल चार्ज आएगा वो किसके बराबर है? तो फाइनल चार्ज इस कैपेसिटर पे दैट इज Q2 फाइनल। Q2 फाइनल हो गया इसका कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल आपने ऊपर कैलकुलेट करके रखा है, इसमें मल्टीप्लाई करके आप आराम से निकाल सकते हो। सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना, फिर से एक बार बोल रहा हूं कि पॉजिटिव विद पॉजिटिव में यहां पे प्लस आ जाएगा, और अगर आपने पॉजिटिव विद नेगेटिव कनेक्ट किया तो डेफिनेटली यहां पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। उसके बाद है हीट लॉस। अब देखिए, जब रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुआ तो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में हमेशा लॉस ऑफ एनर्जी होता है। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में हमेशा सर्किट में लॉस ऑफ एनर्जी होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। वो हीट लॉस हम क्लास 12th में डिराइव करते हैं, यहां याद रखना होता है एंट्रेंस में, दैट्स हाफ ऑफ C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 इनटू V1 प्लस माइनस V2 का होल स्क्वायर। सर ये प्लस माइनस क्यों आया? सुनो इधर, अगर आपने पॉजिटिव विद पॉजिटिव कर दिया, अगर आपने पॉजिटिव विद पॉजिटिव प्लेट कर दिया तो कॉमन पोटेंशियल में यहां प्लस है, बट यहां लॉस ऑफ एनर्जी में यहां पे साइन माइनस है। तो मैं यहां पे लिख दूं येलो से, अगर ये प्लस है कॉमन पोटेंशियल, जब आपने प्लस प्लस ही कनेक्ट किया तो यहां लॉस में माइनस फॉर्मूला है। बट अगर आपने पॉजिटिव विद नेगेटिव कनेक्ट किया, पॉजिटिव प्लेट विद नेगेटिव प्लेट कनेक्ट किया, तो यहां पे मैं ये पिंक कलर यूज कर रहा हूं, नेगेटिव साइन यहां पे आ जाएगा, बट यहां पे अकॉर्डिंगली प्लस साइन आ जाएगा। ये डेरिवेशन का पार्ट है और ये क्लासरूम प्रोग्राम में हम आपको डिटेल पढ़ाते हैं। एट द फाइनल स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन यू हैव टू रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज, और ये आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस है इस पे, और 2022 में डायरेक्टली इस फॉर्मूला पे आपको क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो कॉमन पोटेंशियल याद रखिए, दैट इज C1 V1 प्लस माइनस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, और फाइनल चार्ज इस पे Q1 फाइनल हो गया C1 मल्टीप्लाइड बाय V हमने निकाला है, Q2 फाइनल हो गया C2 मल्टीप्लाइड बाय V हमने निकाला है। हीट लॉस ड्यूरिंग रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हो गया हाफ ऑफ C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, इट इज V1 माइनस प्लस एंड देन V2 का होल स्क्वायर। सिर्फ एक चीज का ख्याल रखें, जब आप प्लस पॉजिटिव विद पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे तो यहां प्लस आएगा, बट यहां माइनस आएगा, और जब आप पॉजिटिव विद नेगेटिव यहां कनेक्ट करेंगे तो यहां नेगेटिव आएगा, यहां पॉजिटिव आएगा। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला सेट तैयार कनेक्टिंग टू कैपेसिटर्स एंड विद देयर जो एग्जैक्ट उसका मैकेनिज्म था वो मैंने समझाया। उसके बाद आपका है तीसरा, दैट इज कनेक्टिंग ऑफ टू शेल्स, दो शेल्स का कनेक्शन। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके नीट में, यहां से भी 2021 में शायद क्वेश्चन पूछा गया था। तो दो शेल्स
शेल्स, दो शेल्स हो गया स्फेरिकल शेल्स, दो स्फेरिकल कंडक्टर्स है आपके पास। मान लीजिए इस पे चार्ज है Q1 और इसका रेडियस मान लीजिए आप कुछ R1 है। इसी तरह इसका चार्ज है Q2 और इसका कुछ रेडियस है R2। तो इनिशियली दे आर नॉट कनेक्टेड, यहाँ पे मैंने ओपन रखा है, ये क्लियर है, ये एक वायर है और ये बिल्कुल ओपन सर्किट है और कोई कनेक्शन नहीं। तो इस पे चार्ज है Q1, इसका रेडियस R1, इस पे चार्ज है Q2, इसका रेडियस है R2। अब आपने फाइनली क्या, तो ये इनिशियल सिस्टम है, ये आपका इनिशियल सिस्टम है और ये आपका फाइनल सिस्टम है। फाइनल सिस्टम में आपने इनको वायर से कनेक्ट किया, क्या होगा सर? फिर से वही होगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज फिर से हो जाएगा और दे विल रीच टू अ कॉमन पोटेंशियल। दैट इज व्हाई यहां पे V लिखा गया और यहां पे V लिखा गया। चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन में फाइनली तब तक चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा जब तक पोटेंशियल जो है दोनों का सेम आ जाएगा और फिर Q1 फाइनल आ जाएगा, इस पे फाइनल चार्ज और इस पे फाइनल चार्ज Q2 F आएगा। जैसे इस पे इनिशियल चार्ज था Q1, इस पे इनिशियल चार्ज था Q2, बट जब रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, चार्ज फ्लो होगा फ्रॉम दैट पोटेंशियल विच इज एट हायर पोटेंशियल टू दैट पोटेंशियल विच इज एट लोअर, और फाइनली आप इस पे कुछ चार्ज मिलेगा जिसको हम फाइनल चार्ज कहेंगे और इस पे कुछ चार्ज मिलेगा दैट इज फाइनल चार्ज। इसके लिए फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 2023 के एंट्रेंस में, दैट इज कॉमन पोटेंशियल। इसमें भी यही होगा, वही तरीका, दैट इज C1V1 प्लस माइनस C2V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। सर प्लस माइनस कब? अगर ये पॉजिटिव ही कनेक्ट किया तो यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल में प्लस आएगा, बट अगर एक पॉजिटिव है इनिशियली और दूसरा नेगेटिव है तो यह डेफिनेटली माइनस आ जाएगा, क्योंकि प्लस में से नेगेटिव जो है वो सबट्रैक्ट हो जाएगा। हीट लॉस सेम इक्वेशन जैसे अभी आपने पीछे पढ़ा, दैट इज हाफ ऑफ C1 C2 डिवाइड बाय C, क्योंकि इसकी कैपेसिटेंस, एवरी कंडक्टर इज हैविंग अ कैपेसिटेंस हाफ ऑफ C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 एंड देन V1 माइनस प्लस V2 का होल स्क्वायर। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप दो बार एक ही इक्वेशंस पढ़ रहे हो, क्योंकि एवरी कंडक्टर इज आल्सो अ कैपेसिटर बिकॉज इट्स हैविंग सम कैपेसिटी। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स होते हैं, बट हर एक कंडक्टर की अपनी कैपेसिटेंस होती है, दैट इज व्हाई इक्वेशंस का नेचर जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ माइनस है, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ डेफिनेटली प्लस है, जो अभी मैंने पढ़ा है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, दैट्स कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स मैंने 2021 में प्रेडिक्ट किया था और कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स पे क्वेश्चन आया था। इस बार भी कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स में याद रखिए कि आपके पास छोटे छोटे एन ड्रॉप्स है, आपके पास छोटे छोटे एन ड्रॉप्स है और वो कंबाइन होकर एक बड़ा ड्रॉप को जन्म देते हैं। तो क्या होता है सर? तो बड़े ड्रॉप का रेडियस जो है R है। अब हम वॉल्यूम कंजर्वेशन या मास कंजर्वेशन से या क्या कैलकुलेट करते हैं कि बड़े ड्रॉप का जो रेडियस होगा वो होता है n रेज़्ड पावर 1/3 टाइम्स स्मॉल r। सर प्रूव करिए। प्रूव हम करते हैं बच्चों, हम क्लास 11 से लेके 12th तक ये प्रूव करते आ रहे हैं, प्रूव करने की जरूरत नहीं। वॉल्यूम कंजर्वेशन में यहाँ पे मास आप कंजर्व करके क्या करिए कि इसका जो फाइनल वॉल्यूम है वो इनके इंडिविजुअल वॉल्यूम्स के बराबर होगा और इक्वेशन डेवलप होगी। इसका रेडियस होगा n रेज़्ड पावर 1/3 टाइम्स स्मॉल r। सर स्मॉल r क्या है? रेडियस ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप। उसके बाद कैपेसिटेंस बिल्कुल यही फॉलो करता है कि इन सब की छोटे छोटे ड्रॉप्स की कैपेसिटेंस C है, तो बड़े ड्रॉप की कैपेसिटेंस क्या होगी? तो फिर से n रेज़्ड पावर 1/3 टाइम्स C। तो ये बिल्कुल रेडियस की इक्वेशन को फॉलो करता है। ये याद रखने का तरीका है, जो रेडियस का इक्वेशन है वही कैपेसिटेंस का भी इक्वेशन है। तो रेडियस ऑफ बड़े ड्रॉप का जो एन ड्रॉप्स का जो कॉम्बिनेशन हुआ n रेज़्ड पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप। इसी तरह कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप क्या होगा सर? n रेज़्ड पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटेंस ऑफ ईच ड्रॉप। उसके बाद इसमें पोटेंशियल भी आ जाता है। तो पोटेंशियल बड़े ड्रॉप का होता है n रेज़्ड पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप। तो मैं मानता हूं हर एक छोटे ड्रॉप का पोटेंशियल V है, तो बड़े ड्रॉप का कितना पोटेंशियल है? अगर n ड्रॉप्स कंबाइन हुआ तो ये फॉर्मूला याद रखिए। इसी तरह बड़े ड्रॉप का एनर्जी क्या है? तो n रेज़्ड पावर 5/3। इस बार मैं श्योर हूं कि वो एनर्जी पे क्वेश्चन पूछेगा, दैट इज n रेज़्ड पावर 5/3 और एनर्जी ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप। तो ये चार फॉर्मूलाज का सेट है जो आप जो है किसी भी हालत में आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये फ्लूइड से लेके कैपेसिटेंस से लेके इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेके हर जगह जो है ये कॉमन क्वेश्चन है। तो याद रखिए कि अगर n छोटे ड्रॉप्स कंबाइन हुए, हर एक का रेडियस स्मॉल r है, हर एक की कैपेसिटेंस स्मॉल c है, हर एक का पोटेंशियल स्मॉल v और हर एक की एनर्जी स्मॉल e है, और कंबाइन होकर एक बड़ा ड्रॉप बना, तो हर एक का रेडियस क्या है, हर एक की कैपेसिटेंस क्या है, हर एक का पोटेंशियल क्या है, और जो बड़े ड्रॉप का एनर्जी है वो किसके बराबर है? तो रेडियस का याद रखिए इक्वेशन n रेज़्ड पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय r, कैपेसिटेंस का n रेज़्ड पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय c। तो कैपेसिटेंस रेडियस को फॉलो करता है, पोटेंशियल में यहाँ 2 लिखना है, 3 तो कॉमन ही रहेगा, और एनर्जी में ऊपर 5 लिखना है। अगर आप देखेंगे पैटर्न ऑफ द इक्वेशन इज सेम। सो दिस कंप्लीट्स आवर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट पहला स्लाइड जो आपका था दैट इज चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, जिसमें पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको समझाया कि कैसे चार्ज जो है बैटरी इसको चार्ज कर देता है और इस पे वर्क होता है। उस वर्क के दो हिस्से होते हैं, कुछ लॉस होता है, कुछ रिटेन होता है, आधा लॉस होता है, आधा रिटेन, बट इनिशियली द कैपेसिटर शुड बी अनचार्ज्ड, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। और उसके बाद जो है आपका कनेक्टिंग टू
कैपेसिटर्स, तो कनेक्टिंग टू कैपेसिटर्स में मैंने पूरा मैकेनिज्म समझाया कि पॉजिटिव विद पॉजिटिव के टाइम यहाँ पॉजिटिव आएगा और यहाँ नेगेटिव आएगा, बट नेगेटिव विद पॉजिटिव अगर आप कंबाइन करेंगे तो यहाँ नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, और फॉर्मूला सेट आप याद रखेंगे। इसी तरह कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स बिल्कुल इसको फॉलो करता है कि इनिशियली इस पे चार्ज Q1, उस पे चार्ज Q2 आपने कंबाइन किया, दे विल रीच टू अ कॉमन पोटेंशियल, देयर विल बी अ लॉस ऑफ एनर्जी बिकॉज रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड ऑल दैट। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स का जो ये सेट ऑफ इक्वेशंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये करके जाएंगे सवाल ही पैदा नहीं होगा कि आपका क्वेश्चन कोई जो है वहां रह जाएगा। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज अ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी 10 माइक्रोफैराड चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 500 वोल्ट। तो मान लीजिए आपके पास एक कंडेंसर है, आपके पास कैपेसिटर है, तो आपका इसका जो कैपेसिटेंस वो दिया है 10 माइक्रोफैराड और इसका पोटेंशियल जो है वो 500 वोल्ट दिया गया है। उसके बाद इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आगे, इट्स टर्मिनल्स आर देन कनेक्टेड टू दोज ऑफ एन अनचार्ज्ड कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी 400 माइक्रोफैराड। फिर आपने इसको कनेक्ट किया तो एन अनचार्ज्ड कंडेंसर या कैपेसिटर ऑफ 40 माइक्रोफैराड के साथ, तो मतलब इस पे जो इनिशियली जो है कोई पोटेंशियल नहीं है, इट इज अनचार्ज्ड, इस पे कोई चार्ज नहीं है। द लॉस ऑफ एनर्जी इन कनेक्टिंग देम टुगेदर इज, अब जब आप इनको एक दूसरे के साथ कंबाइन करोगे तो देख लीजिए इसका कैपेसिटेंस और इसका पोटेंशियल है, इनिशियली इसका सिर्फ कैपेसिटेंस है, इसका कोई चार्ज नहीं, कोई पोटेंशियल नहीं, आपने कंबाइन किया तो क्या होगा सर, अभी मैंने पढ़ाया देयर विल बी रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड इन दैट रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज देयर विल बी डेफिनेटली लॉस ऑफ एनर्जी। और लॉस ऑफ एनर्जी का इक्वेशन ऐसे याद होना चाहिए जैसे मैंने याद किया है, इट इज हाफ ऑफ C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 एंड देन अब सर यहाँ पे V1 प्लस माइनस V स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा V1 माइनस V स्क्वायर। क्यों सर प्लस माइनस क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि ये तो अनचार्जड है, इसका पोटेंशियल ही नहीं, तो V2 तो ऐसे भी जीरो है, तो यहाँ प्लस माइनस से मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप में से कोई बच्चा जो अच्छा बच्चा होगा वो ये क्वेश्चन मुझसे पूछ सकता है कि सर यहाँ तो लिखा ही नहीं कि पॉजिटिव विद पॉजिटिव है कि पॉजिटिव विद नेगेटिव है, इस क्वेश्चन में तो डाटा ही मिसिंग है। बट जब दूसरा अनचार्जड है, अब उसको पॉजिटिव विद पॉजिटिव को क्या करना है, उसका पोटेंशियल ही नहीं है, तो फॉर्मूला पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा, अब आप संभाल के इक्वेशन में जो वैल्यूज ड्रॉप करेंगे, हाफ ऑफ, देखिए C1 जो है आपका दैट इज 10 माइक्रोफैराड, तो 10 इंटू माइक्रोफैराड, 10 इंटू माइक्रोफैराड, तो मैं लिखूंगा माइक्रोफैराड मल्टीप्लाइड बाय, ये मैं आपको पूरा सिखाऊंगा यहाँ पे, C2 जो है वो 40 माइक्रोफैराड में लिखूंगा। नीचे देख लीजिए आप C1 प्लस C2 हो गया 10 प्लस 50, 10 प्लस 40 इट इज 50 माइक्रोफैराड, तो एक माइक्रोफैराड ऊपर नीचे माइक्रोफैराड कट जाएगा, अंदर बचेगा V1 माइनस V2 तो पहले ही जीरो है और V1 जो है वो 500 का स्क्वायर है। अब आप आराम से देख लीजिए माइक्रोफैराड निकल गया, यहाँ पे एक माइक्रोफैराड बचा है, उसको भी हम निकाल देंगे। देख लीजिए इट इज 2 5 10, 5 और 5 यहां से 5 10 हो गया 50, 5 10 हो गया 50, 0 और 0 इसके साथ निकल जाएगा, तो ये बना 4 माइक्रोफैराड। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डेल यू जो आपका है वो हो गया 4 माइक्रोफैराड, दैट इज 10 रेज़्ड पावर -6, और ये हो गया आपका 500 का स्क्वायर, 500 का स्क्वायर हो गया 500 मल्टीप्लाइड बाय 500। अब आप देख लीजिए थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, इट इज डेल यू इज इक्वल, देख लीजिए 5 इंटू 5 होता है 25 और मल्टीप्लाइड बाय 4 होता है 100, 25 मल्टीप्लाइड बाय 4 होता है 100, इट इज 10 रेज़्ड पावर -6, बट 500 में ये जो 2 0 और 2 0 है ये हो गया 10 रेज़्ड पावर 4। अब आप देख लीजिए 10 रेज़्ड पावर 4 और 10 रेज़्ड पावर 2 होता है 10 रेज़्ड पावर 6, 10 रेज़्ड पावर -6 के साथ कैंसल आउट होके तो एनर्जी लॉस हो गया 1 जूल शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन 2021 या 22 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, लॉस ऑफ एनर्जी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इसमें मेंशन करने की जरूरत ही नहीं थी कि प्लस विद प्लस या प्लस विद माइनस, क्योंकि दूसरा जो है वो अनचार्जड था, उसका पोटेंशियल ही नहीं है, तो चाहे आप यहाँ प्लस लिखिए माइनस लिखिए उससे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एंड दिस इज हाउ टू कैलकुलेट लॉस ऑफ एनर्जी। तो इतना क्लियर है, जिसको इक्वेशन याद है वो ये न्यूमेरिकल कर सकता है, और जिसको इक्वेशन याद नहीं है तो फिर उसको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है एग्जाम में। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है ए एंड बी आर 2 कंडेंसर्स ऑफ कैपेसिटी 2 माइक्रोफैराड एंड 4 माइक्रोफैराड, दे आर चार्जड। तो 2 कंडेंसर्स है आपके पास, एक 2 माइक्रोफैराड का है और दूसरा जो है आपका 4 माइक्रोफैराड का है, दे आर चार्जड टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट एंड 6 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। तो आपके पास 2 इंडिविजुअल कंडेंसर्स है, तो मैं इंडिविजुअल 2 कंडेंसर्स बना रहा हूं। इंडिविजुअल 2 कंडेंसर्स है आपके पास, इसका कैपेसिटी है 2 माइक्रोफैराड, इसका कैपेसिटी दूसरे का जो है वो 4 माइक्रोफैराड है, और दे आर चार्जड टू इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट, और इसका जो पोटेंशियल है वो दिया गया है 6 वोल्ट। फिर इफ दे आर नाउ कनेक्टेड पॉजिटिव विद पॉजिटिव, देख लीजिए अब लैंग्वेज में आ गया, क्योंकि दोनों अब चार्जड है, अब लैंग्वेज में क्लियर है कि पॉजिटिव विद पॉजिटिव द चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द कनेक्टिंग वायर इज, आपको बोलना है कि कनेक्टिंग
कनेक्टिंग वायर में कितना चार्ज फ्लो हुआ। तो सॉल्यूशन में जब आप डायग्राम बनाएंगे तो ये आपका एक कंडेंसर हो गया, फिर आपने दूसरा कंडेंसर इसके साथ कनेक्ट किया। दूसरे कंडेंसर के लिए मैं कलर जो है चेंज कर दूंगा सो दैट आपको क्लियरली दिखे। तो जो नीचे वाला कंडेंसर है वो मैं मानता हूं दैट इज 4 माइक्रोफैरड और उसका पोटेंशियल जो है वो 6 वोल्ट का है। जो ऊपर वाला जो कंडेंसर है उसका जो आपका कैपेसिटी है दैट इज 2 माइक्रोफैरड और उसका जो पोटेंशियल है दैट इज 12 वोल्ट। फिर हमसे कहा गया है हमने इसके पॉजिटिव प्लेट को इसके पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्ट किया, तो अब हमारे पास इक्वेशन जो है वो पॉजिटिव के हिसाब से चलेंगे। द चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द कनेक्टिंग वायर, ये मैं मानता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर ये कंडेंसर ए मैं मानता हूं तो पहला जो कंडेंसर है वो कंडेंसर ए है और ये कंडेंसर बी है एज पर द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। तो अब आपको बोलना है कि चार्ज कहां से कहां फ्लो हुआ। ठीक है, इतना कूलम फ्लो हुआ फ्रॉम ए टू बी या ए टू बी, यहां 8 माइक्रो कूलम फ्रॉम बी टू ए, वो हम न्यूट्रलाइज करके निकालेंगे। तरीका क्या है सर, हाउ टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। देख लीजिए, आप ये कंडेंसर पकड़ के इसका इनिशियल चार्ज निकालिए। ये कंडेंसर पकड़ के आप इनिशियल चार्ज क्यू इज इक्वल CV होता है। सी कितना है सर, वो है 2 और माइक्रोफैरड, तो मैं लिखूंगा माइक्रोफैरड बाद में मल्टीप्लाइड बाय V हो गया 12, तो ये हो गया सर 24 माइक्रो कूलम इस पे जो है इनिशियल चार्ज है। इस कंडेंसर पे इनिशियल चार्ज, जब ये इंडिविजुअल यहां था तो इसका इनिशियल चार्ज था, जब ये इंडिविजुअली आपने यहां लिया था तो इसका इनिशियल चार्ज था 24 माइक्रो कूलम। अब आपने इसको कनेक्ट किया, जब आपने इसको कनेक्ट किया दे विल रीच टू अ कॉमन पोटेंशियल। मैं वो कॉमन पोटेंशियल निकालने जा रहा हूं। कैसे निकालते हैं, पॉजिटिव विद पॉजिटिव में आपको पता है, मैं पूरी फॉर्मूला लिखता हूं C1V1 प्लस C2V2। प्लस क्यों लिखा सर, क्योंकि पॉजिटिव विद पॉजिटिव दिया है, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो C1 कितना है सर, C1 है 2 इंटू V1 जो है आपका दैट इज 12 प्लस C2 जो है आपका दैट इज 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 हो गया 4 प्लस 2 वो हो गया 6 इज इक्वल। देख लीजिए ये हुआ 24 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 6, तो ये होता है 48 डिवाइडेड बाय 6 8 जो है 48, तो ये 8 वोल्ट जो है 8 वोल्ट हो गया कॉमन पोटेंशियल। जैसे आपके पास कॉमन पोटेंशियल आ गया तो अब इसका भी 8 वोल्ट कॉमन पोटेंशियल है और इसका भी 8 वोल्ट, बिकॉज पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। अब अगर मुझे कॉमन पोटेंशियल आ गया, अब मैं इसी कैपेसिटर ए पे ही फाइनल चार्ज निकालूंगा। तो आई विल कैलकुलेट द फाइनल चार्ज ऑन द सेम कैपेसिटर। किसके बराबर होता है, सी हो गया इसका कैपेसिटेंस बट मल्टीप्लाइड बाय V। अब इस टाइम जो V है दैट इज कॉमन पोटेंशियल, कैपेसिटेंस तो वही है दैट इज 2 और पोटेंशियल अब जो है कॉमन पोटेंशियल दैट इज 8 2 हो गया 16 माइक्रो कूलम, क्योंकि ये माइक्रो फैरड था, यहां पे माइक्रो फैरड के हिसाब से माइक्रो कूलम। अब मुझे बोलिए, इनिशियली कैपेसिटर ए पे चार्ज था 24 माइक्रो कूलम, फाइनली इस पे चार्ज है 16 माइक्रो कूलम। तो क्या समझिए आप, इनिशियली अगर इस पे चार्ज था 24 माइक्रो कूलम, फाइनली चार्ज है 16 माइक्रो कूलम, तो 8 माइक्रो कूलम चार्ज जो है फ्लो हो गया। इनिशियली उस पे ज्यादा था, फाइनली उस पे कम है, तो मतलब ए से चार्ज चला गया है, कितना चला गया है 24 माइनस 16, 8 माइक्रो कूलम चार्ज फ्लो हुआ है ए से बी की तरफ, क्योंकि इनिशियली ए पे चार्ज था 24 माइक्रो कूलम, फाइनली ए पे चार्ज है 16 माइक्रो कूलम, तो 8 माइक्रो कूलम चार्ज वहां से फ्लो हुआ, तो गया कहां, वो ए से बी चला गया। तो आंसर शुड बी 8 माइक्रो कूलम फ्रॉम ए टू बी आंसर होना चाहिए। तो जो बी टू ए ऑप्शन है वो तो पॉसिबल ही नहीं है, और फिर अगर बी टू ए दोनों निकाल दे 24 भी आंसर नहीं है, तो इट इज ओनली 8 माइक्रो कूलम फ्रॉम ए टू बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू कैन ऐड यूनिवर्सिटीज। उसके बाद A parallel plate capacitor of capacitance C is connected to a battery and is charged to a potential difference V। देख लीजिए, आपके पास एक parallel plate capacitor है जिसका कुछ कैपेसिटेंस दिया है, a parallel plate capacitor of capacitance C which is charged to a battery of potential V, तो इसका potential V है। Another capacitor of capacitance 2C, दूसरा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस दी है 2C and is similarly charged to a potential difference of 2V, इसको भी चार्ज किया to a potential difference 2V। फिर हमसे पूछ रहा है the charging battery is now disconnected, अब हमने चार्जिंग बैटरी दोनों में डिस्कनेक्ट की and the capacitors are connected in parallel to each other in such a way, अब आपने इनको कनेक्ट किया कैसे, in such a way, वो लैंग्वेज में देगा in such a way that the positive terminal of one is connected to the negative of another। तो एक का पॉजिटिव टर्मिनल जो है दूसरे के नेगेटिव के साथ, यही वो लैंग्वेज है जो मैं पीछे आपके साथ डिस्कस कर रहा था। द फाइनल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज, तो फाइनल एनर्जी निकालनी है, लॉस नहीं निकालना है। तो इनिशियल एनर्जी अगर आप देखोगे, इनिशियल एनर्जी जो इसकी है दैट इज हाफ ऑफ CV स्क्वायर, इसी तरह इसकी इनिशियल एनर्जी हो गया हाफ ऑफ C दैट इज 2
2c और 2v का स्क्वायर। तो बट हमें निकालना है फाइनल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। फाइनल एनर्जी कैसे निकालेंगे सर? फाइनल एनर्जी ऐसे निकालेंगे कि पहले कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे, क्योंकि जब कॉमन पोटेंशियल आएगा रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपका कॉमन पोटेंशियल आएगा तो फाइनल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन का आराम से आ जाएगा। तो कॉमन पोटेंशियल के लिए देख लीजिए, आप प्लस विद माइनस कर रहे हैं, प्लस विद माइनस कर रहे हैं, तो मैंने आपको पढ़ाया है इट इज C1V1 माइनस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। दैट इज व्हाट आई हैव डिस्कस्ड विद यू पीपल। नाउ अब यहां जो है बड़ा मैं पहले लिखूंगा, क्योंकि हम बड़े में से छोटा निकाल देंगे। तो पहला जो है दैट इज 2c मल्टीप्लाइड बाय जो आपका है दैट इज 2v माइनस हो गया बराबर CV देन डिवाइडेड बाय दैट C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 हो गया दैट इज 3c। तो आप मुझे बोलिए ये हो गया 4CV में से एक CV बाहर जाएगा तो ऊपर बनेगा 3CV डिवाइडेड बाय 3c, 3c निकल जाएगा तो कॉमन पोटेंशियल V आ गया। जब कॉमन पोटेंशियल अब दोनों का V है तो मैं यहां येलो कलर से दिखाऊं, कॉमन पोटेंशियल V है। अब हम फाइनल एनर्जी सिस्टम की निकालते हैं। तो फाइनल एनर्जी के लिए फॉर्मूला तो हाफ ऑफ CV स्क्वायर है, तो इसका एनर्जी हो गया हाफ ऑफ कैपेसिटेंस इसका C है मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल इसका V स्क्वायर हो गया प्लस हाफ ऑफ इसका कैपेसिटेंस है 2c मल्टीप्लाइड बाय जो पोटेंशियल है वो V स्क्वायर ही है। तो अब आप यहां एक बार जो है इसको चेक करिए, 2 निकल जाएगा तो ये हो गया हाफ ऑफ CV स्क्वायर, ये हो गया CV स्क्वायर, 2 इसके साथ ऐड हो जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस 1 इट्स 3। तो फाइनल एनर्जी शुड बी 3/2 CV स्क्वायर शुड बी द राइट आंसर। तो देख लीजिए क्वेश्चन की लेंथ कितनी है बट आंसर कितना आसान है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है जो मैंने पीछे ही आपके साथ डिस्कस किया, पॉजिटिव विद नेगेटिव में पहले कॉमन पोटेंशियल निकालिए, जब कॉमन पोटेंशियल आ गया तब इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी आपको टोटल एनर्जी सिस्टम का देगा। तो इसकी एनर्जी हो गया हाफ ऑफ CV स्क्वायर और इसकी एनर्जी होगी हाफ ऑफ 2c इंटू V स्क्वायर और फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 3/2 CV स्क्वायर। तो इतना लेंथी क्वेश्चन अच्छा ही कैपेसिटर में, क्योंकि ये सारे डायमेंशंस क्लियर कर देता है कि क्या कैसे कनेक्ट किया है, कितना इनिशियल चार्ज था, कितना इनिशियल पोटेंशियल था। उससे आप डरिए मत क्वेश्चन की लेंथ से, एक बार अच्छे से पढ़िए, इस क्वेश्चन की डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करिए, क्योंकि फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन की डायग्राम आपने कंस्ट्रक्ट की तो आधा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका है वो ये है, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर आर। तो अभी आपके पास एक ऐसा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें सर्कुलर प्लेट्स है। द रेडियस ऑफ द सर्कुलर प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज आर। तो आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नो डाउट है, बट उसके जो प्लेट सर्कुलर प्लेट्स है उनका रेडियस है आर। ईयर इज देयर एज द डाइलेक्ट्रिक, बीच में जो है वो ईयर है, तो ईयर इज अ डाइलेक्ट्रिक देयर। तो के का वैल्यू उसने आपको दे दिया है दैट इज 1। फिर हमसे पूछा जा रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इफ द कैपेसिटेंस इज इक्वल टू दैट ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस आर डैशेस। तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, बट साथ में दिया है कि हमारे पास एक आइसोलेटेड स्फीयर है जिसका रेडियस आर डैश है। इसकी कैपेसिटेंस इस सिस्टम की इस कैपेसिटेंस के बराबर है। मतलब इस सिस्टम का कैपेसिटेंस किसके बराबर होता है? वो होता है एप्सिलॉन नॉट A by D। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है K एप्सिलॉन नॉट A by D, बट K का वैल्यू 1 है, तो ये एप्सिलॉन नॉट A by D इस इंडिविजुअल स्फीयर के कैपेसिटेंस के बराबर है जिसका रेडियस ये है। और आपको पता होना चाहिए जो स्फीयर का कैपेसिटेंस होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, बट R इज R डैश। तो याद रखिए एक स्फीयर का जो कैपेसिटेंस होता है वो स्फीयर का कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। R इज द रेडियस एंड द रेडियस इज प्रोवाइडेड हियर R डैश। अब आप कैंसिलेशन यहां पे करिए, देख लीजिए आप यहां पे जो है आपका एप्सिलॉन नॉट निकल जाएगा। एरिया एक प्लेट का हो गया और एरिया ऑफ दैट सर्कुलर प्लेट इज पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई D इज इक्वल टू ये हो गया 4 पाई R डैश। तो मुझे बोलिए आप पाई निकल जाएगा, पाई निकल जाएगा। आपको D चाहिए तो आप क्रॉस करिए, D ऊपर जाएगा, 4R डैश नीचे आएगा, तो बना R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4R डैश शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4R डैश। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, अगर आप थोड़ा सा भी जानते हैं ना कैपेसिटर्स के बारे में तो आप ये क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आपका क्वेश्चन है दैट 64, ये देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स, इस साल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स में मतलब मैंने एक क्वेश्चन रखा है बट मैंने फॉर्मूला तो सारे जो आपका रेडियस है, आपका कैपेसिटेंस है, आपका पोटेंशियल है, आपका एनर्जी रिलेटेड सारी फॉर्मूलाज प्रोवाइड कर दी। तो मैं एक करूंगा, बाकी आप यहां से जाके उस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो 64 आइडेंटिकल 64 स्फेरिकल ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। आपके पास 64 ड्रॉप्स है, 64 ड्रॉप्स जो है उनमें रेडियस है 2 सेंटीमीटर एंड कैरिंग 5 कूलम चार्ज, और हर एक का जो चार्ज है वो 5 कूलम है। कंबाइंड टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप, इन्होंने एक बड़ा ड्रॉप को जन्म दिया। तो 64 छोटे छोटे ड्रॉप्स ने एक बड़े ड्रॉप को जन्म दिया। तो बड़े ड्रॉप का रेडियस, बड़े ड्रॉप का कैपेसिटेंस होगा, इट्स कैपेसिटी इज, तो बड़े ड्रॉप की कैपेसिटी सर कितनी होगी? तो बड़े ड्रॉप की कैपेसिटी अभी मैंने फॉर्मूला में दिया, दैट्स n रेज्ड पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय द कैपेसिटेंस ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप, दैट स्मॉल ड्रॉप का कैपेसिटेंस हो गया ये। तो फॉर्मूला तो सर आपने पीछे पढ़ा दिया था, तो फॉर्मूला
ये हो गया कि बड़े ड्रॉप का कैपेसिटेंस n⁻⁴ मल्टीप्लाइड कैपेसिटेंस ऑफ ईच ड्रॉप। बट एक छोटे ड्रॉप का कैपेसिटेंस क्या है? तो आप जानते हैं ना, अभी मैंने बोला कि एक ड्रॉप एक स्फीयर है और स्फीयर का कैपेसिटेंस होता है बराबर 4πε0r। तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इट इज 4πε0r के बराबर है। तो उस छोटे ड्रॉप का कैपेसिटेंस, क्योंकि एवरी स्मॉलर ड्रॉप इज अ स्फीयर, इट्स कैपेसिटेंस इज 4πε0r। तो 4πε0r होता है 9 × 10⁹9। इट्स इनवर्स एक्चुअली 1/4πε0, तो ये इनवर्स होगा, तो ये होगा 1/9 × 10⁹9 और r स्क्वायर हो गया इसका रेडियस, और वो हो गया बराबर 4 × 10⁻⁴। सर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि रेडियस स्क्वायर, तो ये 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, तो 2 × 10⁻² का स्क्वायर हो गया 4 × 10⁻⁴, तो ये हो गया 4/9। ये हो गया यहाँ पे 4/9 इंटू, देख लीजिए 10⁻⁹9 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁹9, ये हो गया 10⁻⁻13 तक ये रिड्यूस हो गया। तो एक छोटे ड्रॉप का कैपेसिटेंस इतना है। अब हमें बड़े ड्रॉप का निकालना है। n है बराबर 64, रेस्ट पावर हो गया बराबर 1/3, रेस्ट पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटेंस ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप, वो आप कैलकुलेट कर चुके हैं, वो है 4/9 × 10⁻⁻13। और अब आप देख लीजिए ये हो गया c = 64 का क्यूब होता है बराबर, क्योंकि 4 4 16 4 64, तो ये रेस्ट पावर 1/3 इंटू 4/9 10⁻⁻13, कुछ नहीं है, ये 3 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 2 जो है ये यहाँ पे 4 4 16 हो गया। यहाँ पे देख लीजिए आप कैपेसिटेंस, ये हो गया 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 4/9 64 ड्रॉप्स 16/9। आप देखिए हमने गलती मत की है, 64 ड्रॉप्स है ये टोटल कैपेसिटेंस ऑफ ईच ड्रॉप हो गया बराबर। तो मैंने स्क्वायर क्यों किया यार? देख लीजिए यहाँ गलती है, 4πε0r, 4πε0 हो गया 1/9 × 10⁻⁹9। देखिए r जो है ना, मैंने स्क्वायर जो है बिल्कुल गलत किया है, यहाँ r है तो यहाँ ये 2 इंटू, तो मैं सोच रहा था कहीं फॉर्मूला में गलती हुई, बट यहाँ पे कैलकुलेशन एरर है, इट इज 2 × 10⁻², क्योंकि रेडियस है 2 सेंटीमीटर, दैट्स 2 × 10⁻²। तो यहाँ पे अब आप देख लीजिए ये 2/9 था, यहाँ पे 2/9, सॉरी फॉर दिस, बट ये थोड़ा सा एरर हो जाता है जब आप कैलकुलेशन में आ जाते हो, तो बट एंट्रेंस में ऐसा नहीं होना चाहिए। इट इज 2/9 × 10⁻⁻ जो है 10⁻⁻13 भी कहाँ आ जाएगा? ये 10⁻9 ऊपर जाएगा तो ये 10⁻⁻11 बनेगा, ठीक है? तो 10⁻⁻11 इस चीज का ख्याल रखेंगे आप। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अब इसको फिर से लिख देता हूं, यहाँ पे ये 4/9 नहीं था, ये था 2/9 × 10⁻⁻, तो यहाँ पे मैं लिखूं इट इज 2/9 × 10⁻⁻11। अब आप देख लीजिए ये हो गया c = 4³ रेस्ट पावर 1/3 इंटू 2/9, इट इज 10⁻⁻11। देख लीजिए आप क्यूब चला जाएगा, 4 2 8 हो गया। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट इज 2 2 जो है 4 2 हो गया 8, 4 2 8 डिवाइड बाय 9 × 10⁻⁻11 जो है फैराड शुड बी द राइट आंसर। और जहां तक अब आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। यहां पे मैंने स्क्वायर पता नहीं क्यों किया, गलती हो गई है, सॉरी फॉर दैट, बट रेडियस यहां 2 सेंटीमीटर है तो 2 × 10⁻²। तो मैंने पहले इंडिविजुअल एक ड्रॉप का कैपेसिटेंस निकाला और फिर फॉर्मूला में इसको ड्रॉप करके जो है आपने कैपेसिटेंस जो है इस पूरे बड़े ड्रॉप का निकाल दिया। उसके बाद ये है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ईच ऑफ, तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है। तो इनफाइनाइट मतलब ये कंटिन्यूअस सीरीज जा रही है, तो हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 1 मिलीफैराड आर कनेक्टेड एज शोन द फिगर, देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। हमें इस सिस्टम का कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका यह है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि मैं मानता हूं कि हर एक का जो है कैपेसिटेंस 1 मिलीफैराड दिया है, तो मैं हर एक का मानता हूं सी। तो अगर इसकी कैपेसिटेंस सी है तो इसकी भी सी है, इसकी भी सी है, सी सी सी, तो ये 4C हो गया। तो इसी तरह ये 8C हो गया, ये 16C हो गया। तो ऐसे ऐसे कैपेसिटर्स लगे हैं, तो मतलब इसमें एक कैपेसिटर लगा, इसमें 2 लगे हैं, इसमें 4 लगे, इसमें 8 लगे, इसमें 16 लगे और फिर आगे 32, और फिर ये सीरीज जो है कंटिन्यू कर रही है। तो अब अगर मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉप कर दूं तो ऊपर वाले ब्रांच में जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस जो है वो सी है। फिर आप देख लीजिए ये 2 ही कैपेसिटर है, 2 ही कैपेसिटर, कैपेसिटेंस सेम है बट सीरीज में है, और सीरीज में इनकी कैपेसिटेंस जो है वो C/2 होती है, क्योंकि आप जानते हैं इट इज इनवर्स ऑफ दैट ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स के सीरीज में होता है 2R, बट यहाँ कैपेसिटर्स में जो है वो होता है यहाँ पे जो वहां पैरेलल होता है वो यहाँ सीरीज होता है, और जो यहाँ सीरीज होता है वो वहाँ पैरेलल होता है। तो यहाँ पे ये सीरीज में होने की वजह से ये 1/C + 1/C हो गया 2/C, C/2 इज द आंसर। इसी तरह अगर आप इस ब्रांच को देखें तो इसमें जो है
आपके 4 कैपेसिटर्स है तो ये बनेगा C/4। तो इसी तरह अगर आप ये ब्रांच देखोगे 8 कैपेसिटर्स है तो इसका कैपेसिटेंस होगा C/8 और फिर ये सीरीज जो है कंटिन्यू कर रही है। बट अब पहले ब्रांच का कैपेसिटेंस अब C है, इसका C/2, इसका C/4, इसका C/8, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अब ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है बराबर एडिशन ऑफ द कैपेसिटेंसेस, दैट इज C + C/2 + C/4 + C/8 प्लस सो ऑन, ऐसे ये सीरीज चलेगा। तो C इक्विवेलेंट हो गया बच्चों, C कॉमन निकाल के मैं लिखूंगा 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 प्लस सो ऑन। तो अब ये एक अब ये जो ये सीरीज आप देख रहे हो इस ब्रैकेट के अंदर, इसको हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं मैथमेटिक्स में। और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो सम होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज का, वो होता है A / 1 - R। A होता है फर्स्ट टर्म और जो वो दिख रहा है वो 1 के बराबर है, और R होता है कॉमन रेशो। तो C इक्विवेलेंट ये आप जानते होंगे ये इस प्रिपरेशन इस स्टेज पे कि सम जो है अब सम जो ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज है कैसे पता चला सर? क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म जो है फर्स्ट टर्म है डिवाइड बाय 1 - R कॉमन रेशो, कि हर आगे वाले टर्म को जब पीछे वाले टर्म से डिवाइड करोगे तो एक कॉमन रेशो आएगा। जैसे आप 1/2 को 1 से डिवाइड करो तो 1/2 आएगा, 1/4 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो 1/2 आएगा, 1/8 को 1/4 से डिवाइड करो तो 1/2। इस सीरीज को हम GP कहते हैं, जिसको आप जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हो। तो फिर वो कॉमन रेशो इसमें अब 1/2 है, क्योंकि हर अर्लियर नंबर को पीछे वाले नंबर से डिवाइड करने पे जो कॉमन रेशो मिलता है वो R होता है, और वो 1/2 है यहाँ पे। और अब आप इसको सॉल्व करिए, ये हो गया C, ये हो गया 1 - 1/2, तो 2 ऊपर जाएगा तो ये 2C हो गया। बट एक कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो 1 मिलीफैरड है, तो ये हुआ 2 × 1 मिलीफैरड। आंसर शुड बी 2 मिलीफैरड शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो 2 मिलीफैरड जो है ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर होना चाहिए। इसमें जो ये जो मैंने ये एडिशनल चीज लिखी, इसको मैथमेटिक्स कहते हैं और इस सीरीज को हम GP कहते हैं। GP जो है आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेके मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट से लेके जो है SHM एंड वेव्स में भी जो है अपने प्रिपरेशन में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए इस वक्त। इसके बाद जो है इन द एडजॉइनिंग सर्किट द कैपेसिटी बिटवीन द पॉइंट्स A and B विल बी, तो हमें इस सर्किट में A and B के बीच में जो है कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे? मैं इस क्वेश्चन को एक टेक्निक से करता हूं और इसको क्लासरूम में हम कहते हैं पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। वी कॉल दिस एज पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। अब ये पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक जिसको आती है वो कोई भी क्वेश्चन रेजिस्टर से लेके कैपेसिटर में कर सकता है। क्या है पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक सर? तो अगर नहीं सीखे तो सीख लीजिए। मान लीजिए इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं मानता हूं VA, इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं मानता हूं VA। जो पहला पॉइंट आपके सामने आया उसका पॉइंट पोटेंशियल मैं मानता हूं VA। अब ये VA जो है वो यहां पे भी आ जाएगा, क्योंकि ये वायर है, इसको शॉर्ट करेगी और वो VA यहां पे भी आ जाएगा, और फिर कैपेसिटर से आगे नहीं चलेगा। जहां तक वायर है वहां तक ये पोटेंशियल चला जाएगा, क्योंकि वी बिलीव दैट दीज वायर्स डोंट हैव रेजिस्टेंस, दे डोंट हैव रेजिस्टेंस, दीज कनेक्टिंग लीड्स दे डोंट हैव रेजिस्टेंस, देयरफॉर पोटेंशियल जो वो शॉर्ट होके यहां चला गया। इन द सेम फैशन जो लास्ट पॉइंट मेरे पास है उसका पोटेंशियल मैं B मानता हूं, और वो V भी यहां पे भी आ जाएगा, क्योंकि वायर इसको शॉर्ट करेगी, और इस कॉर्नर पे भी V भी आएगा। अगर आप इसको एक बार देख ले, अगर आप इस डायग्राम को एक बार देख ले तो आपको एक अच्छी चीज पता चलेगी, वो ये है, देख लीजिए आप। ये जो दो कैपेसिटर ये सीरीज में, क्योंकि एक ही लाइन में, बट ये पोटेंशियल किस पोटेंशियल में है? VA एंड VB के बीच में है। इसी तरह अगर आप देखोगे ये दो कैपेसिटर B जो नीचे वाली ब्रांच में है वो भी VA - VB है। अगर आप ये ब्रांच देखोगे ये भी जो है, ये दो कैपेसिटर भी सीरीज में है और ये VA VB में ही है। और अगर आप ये ब्रांच देखोगे ये भी दो कैपेसिटर है और ये VA और VB के बीच में ही। मतलब आपके पास स्पेस में दो ही पोटेंशियल है, एक पोटेंशियल आपके पास VA और दूसरा पोटेंशियल आपके पास VB है। अब आप VA और VB में कैपेसिटर्स ड्रॉप करिए। बोलिए इस आर्म का जो पोटेंशियल है, ये जो आर्म है इसका पोटेंशियल सीरीज में हो गया C/2, तो एक ब्रांच में कैपेसिटेंस जो है वो C/2 है। फिर ये ब्रांच खत्म हो गई। फिर जो नीचे वाली ब्रांच है, ये दो कैपेसिटर B जो है वो VA - VB में है और सीरीज में है, तो ये भी हो गया C/2। फिर आप ये ब्रांच देख लीजिए, मैं इसको येलो कलर से यहां दिखाता हूं सो दैट कोई कंफ्यूजन डेवलप ना हो। तो ये ब्रांच भी सीरीज में है, तो ये भी इसी पोटेंशियल में है और कैपेसिटेंस इसकी C/2 है। और लास्ट ब्रांच को एक बार देख लीजिए, ये वो ब्रांच है, ये भी VA - VB है और इसका भी कैपेसिटेंस C/2 है। अब मुझे बोलिए ये पैरेलल में ये सारे हैं, क्योंकि सारे जो कैपेसिटर्स अब जो आपके पास रिड्यूस्ड सिस्टम आया वो VA - VB के बीच में पैरेलल में ऐड होता है ये सारा, तो ये हो गया बराबर C/2 + C/2 + C/2 + C/2, तो ये हो गया 4 टाइम्स C/2, 2 2 हो गया 4। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट शुड बी 2C। 2C शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर जो है सेकंड, पॉइंट पोटेंशियल बेस्ड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
क्वेश्चन, और अगर ये टेक्निक आपको आती है, अगर आपको सर्किट में ये पहचान आता है कि कैसे पोटेंशियल्स जो है डेवलप किए जाते हैं बिटवीन पॉइंट्स, और फिर आपका सर्किट जो है वो बहुत आसान होता है। अदरवाइज ये आपको जो है बहुत मुश्किल क्वेश्चन लगते हैं जो पॉइंट पोटेंशियल नहीं जानता है बच्चा। फिर देख लीजिए, ये एक मैच द कॉलम मैंने रखा है क्योंकि इस पैटर्न के क्वेश्चन आपने हर टेस्ट सीरीज में देखे होंगे। द इफेक्टिव कैपेसिटी ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर्स इज, देख लीजिए आपके पास एक ग्रुप ये कैपेसिटर्स का, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, और आपके पास यहां पे इनका जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। आपको बोलना है दैट विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। अगर हम कोई एक या दो भी कर पाए तो फिर आपका सीरीज ऐसे क्वेश्चंस मैच द कॉलम जो है आसान हो जाता है, क्योंकि आपको आइडिया लग जाता है कि आंसर क्या होना चाहिए। देख लीजिए तरीका वही मेरा, दैट पॉइंट पोटेंशियल का टेक्निक, या अगर ये कॉम्बिनेशन आप पहला देखेंगे, पहला कॉम्बिनेशन जो है ये मैं यहां बनाने जा रहा हूं, ये आपका पहला कॉम्बिनेशन है, ये आपका पहला कॉम्बिनेशन है, और फिर ये आर्म है इधर, और फिर ये देख लीजिए मैंने इस पूरे कॉम्बिनेशन को यहां बनाया। तो इस कॉम्बिनेशन में जो प्लेट्स का जो ये एरिया होता है वो सेम होता है, और डिस्टेंस हर मतलब अगर ये ए है एरिया तो डिस्टेंस दो प्लेट्स के बीच में डी है। तो ये सारे कैपेसिटर्स में हम मान के चलते हैं क्योंकि कैपेसिटेंस सी के हिसाब से इसने ऑप्शंस को डिजाइन किया है। अब या तो पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक यूज करो या ट्रिक यूज करो। इसके लिए आप पॉइंट पोटेंशियल भी ले सकते हो या ट्रिक भी ले सकते हो। चलो पहले पॉइंट पोटेंशियल से आपको समझाता हूं कैसे करते हैं। मान लो ये पॉइंट जो है पोटेंशियल 1 पे है, अगर ये पॉइंट 1 पे है तो ये जो वायर है इसको कनेक्ट करेगी इस पे 1, ये 1, क्योंकि ये पूरा सिस्टम इसी 1 के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह ये पॉइंट 2 पे है तो ये 2 पे आ गया, और ये भी 2 पे आ गया क्योंकि इट्स कनेक्टेड टू दैट पोटेंशियल 2। नाउ टेल मी, ये हो गया 1 2 में एक कैपेसिटर, फिर 1 2 में एक कैपेसिटर, फिर 1 2 में एक कैपेसिटर। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके पास स्पेस में 1 2 एक पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल डिफरेंस 1 2 का है, उसमें एक कैपेसिटर 1 2 में है। देख लीजिए 1 2 में एक कैपेसिटर है, फिर से 1 2। अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं ये 2 1 है, तो एक ही बात होती है यार, दो प्लेट्स बराबर होते हैं, 1 2 बोलो या 2 1, और लास्ट में भी 1 2 और एक कैपेसिटर है, तो ये तीन कैपेसिटर्स पैरेलल में है। इसकी कैपेसिटेंस C, इसकी C, तो पैरेलल में ऐड होता है, दैट इज 3C शुड बी द आंसर ऑफ द फर्स्ट। तो पहले वाले का आंसर होना चाहिए 3C, पहले वाले का आंसर होना चाहिए 3C। तो A में देख लीजिए 3, A में 3, देख लीजिए A में 3 1, A में 3 2, A में 3 4, तो ये एक ऑप्शन जो है न्यूट्रलाइज हुआ। तो एक से एक सर्किट सॉल्व करने से हमारा एक ऑप्शन जो है वो न्यूट्रलाइज हो चुका है। ट्रिक इसकी क्या है सर? तो ट्रिक मैं ये बोल रहा हूं, ऐसे अरेंजमेंट को, इसको अल्टरनेट अरेंजमेंट कहते हैं। कि अगर ये प्लस में मानता हूं, ये माइनस मानता हूं, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस के साथ कनेक्टेड है, ये प्लेट भी प्लस है। और इन द सेम फैशन अगर मैं नेगेटिव मानता हूं तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये हुआ प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस को अल्टरनेट अरेंजमेंट कहते हैं। और ऐसे अरेंजमेंट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है n-1 एप्सिलॉन नॉट a by d। ये फॉर्मूला है इसका ट्रिक। n होता है नंबर ऑफ प्लेट्स, सीधे उड़ा सकते हैं आप इसको, n होता है नंबर ऑफ प्लेट्स, तो 1 2 3 4, 4 - 1 होता है 3, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया 3 एप्सिलॉन नॉट a by d। एप्सिलॉन नॉट a by d आप सब जानते हैं वो c होता है, तो 3c इज द आंसर। चाहे अब आप ट्रिक यूज करिए, फॉर्मूला यूज करिए, या आप इसको पूरे मेथड से लगा के देखिए, आंसर सेम आएगा। इसके बाद मैं दूसरा सर्किट उठाने जा रहा हूं, तो दूसरे सर्किट को भी हम यहीं पे जो है न्यूट्रलाइज करेंगे। दूसरे सर्किट का पैटर्न ये है सर कि अगर ये पोटेंशियल 1 है तो ऊपर वाला प्लेट 1 पे आ गया, नीचे वाला प्लेट 1 पे आ गया। इसी तरह अगर ये 2 है तो ये प्लेट 2 पे आ गया, ये प्लेट 2 पे आ गया। अब आप देख लीजिए 1 2 में 1 है, 1 2 में 1 है, 2 2 जो है ये कॉमन पोटेंशियल, ये कैपेसिटर हो ही नहीं सकता। तो इसमें 1 2 एक अरेंजमेंट है और 1 2 दूसरा अरेंजमेंट है, तो इसमें दो कैपेसिटर है। कोई बच्चा बोलेगा सर इसमें 2 2 भी है, 2 2 में कॉमन पोटेंशियल में दो प्लेट्स है, वो कैपेसिटर नहीं होता। तो इसमें दो ही कैपेसिटर है, तो आंसर होना चाहिए 2C क्योंकि ये पैरेलल में है। तो B का होना चाहिए 2, B का होना चाहिए 2। ऑप्शन में देख लीजिए B का 2, तो यहां पे एक ही ऑप्शन है, चमक रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि B का 2 एक ही है, बाकी सब ऑप्शन जो है इसमें जो है रॉन्ग है। तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एंट्रेंस में आप टाइम बचा के चलो। बट मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि तीसरा अगर आपको देखना हो तो देख लीजिए आप। मैं मानता हूं कि अगर ये पॉइंट मैं 1 पोटेंशियल पे मानता हूं तो ये 1 आ गया, फिर ये पॉइंट 2 पे, तो ये प्लेट पूरा जो है 2 पे ही आ जाएगा। ये सिर्फ डराने के लिए होता है, ये कोई जो है इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। तो 2 पोटेंशियल और लास्ट पॉइंट को 3 पोटेंशियल पे आप लीजिए 3। अब आप देख लीजिए 1 2 में 1, फिर 1 2 में जो है आपका ये देख लीजिए आप, ये हो गया 1, तो 2 कहां, ये हो गया 1, ठीक है ठीक। तो यहां पे मैं थोड़ा कलर जो है चेंज करूं सो दैट कंफ्यूजन डेवलप ना हो। तो ये आपका 2 हो गया, ये 1 है, तो ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 3 है। देख लीजिए अब 1 2 में एक कैपेसिटर है, 1 2 में एक कैपेसिटर है, तो ये दो पैरेलल में है, और फिर 2 3 में और एक है, तो पैरेलल हो गया 2C और प्लस हो गया 2C और प्लस हो गया इसका जो है ये सीरीज में आ जाएगा। तो इट इज 1/2C प्लस 1/C, 1/2C प्लस 1/C जब आप करेंगे तो C का जो है आपका C का जो है वो 1 आना चाहिए, दैट इज 2C/3। ये आप कर सकते हैं। तो पॉइंट पोटेंशियल इन द सेम फैशन इसको भी पोटेंशियल आप जो है इसका
पोटेंशियल 1 मानिए, जब ये 1 आएगा तो ये सारा सीरीज जो आप 2 मानिए, ये सारा सीरीज 2 है, और फाइनली ये 3 है, तो ये 3 है। तो अब आप 1 2 में एक कैपेसिटर बनाइए, 1 3 में और एक कैपेसिटर बनाइए, 2 3 में और एक कैपेसिटर, तो सारे ऑप्शंस न्यूट्रलाइज होंगे। तो इस तरीके को हम पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक कहते हैं, और इस तरीके से आपको कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं, कोई फॉर्मूला घोटा याद करने की जरूरत नहीं, आप इस न्यूमेरिकल को लगा सकते हैं। दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड, जिसमें मैंने सारे अरेंजमेंट जो है एक ही क्वेश्चन में डाल दिए। उसके बाद ये आपका ये एक डरावना क्वेश्चन होता है जिसको हम इनफिनाइट सीरीज ऑफ कैपेसिटर्स कहते हैं। ये एक डरावना सीरीज होता है जिसमें आपको बोला जाता है द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ द इनफिनाइट नेटवर्क शोन इन द फिगर अक्रॉस ए एंड बी, कैपेसिटी ऑफ ईच कैपेसिटर इज 1 माइक्रोफैराड। तो मतलब ये इनफिनाइट है, 1 2 3, फिर 1 2 3, ये सीरीज है 1 2 3, और ये फिर इन्फिनिटी तक जो है वो कंटिन्यू कर रहा है, हमें इसका कैपेसिटेंस निकालना है। तो ये जो है इसको हम करते हैं बाय दैट टेक्निक जिसको आप कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, के आप मानते हैं कि ये सारा जो है यहां से ऑनवर्ड्स, एक सेल को बाहर निकाला, इन 3 को बाहर निकाल के यहां से आप ऑनवर्ड सारा जो है क्लासरूम का जो तरीका रहता है क्लास 12th में, हम मानते हैं सी है, फिर सी इसके साथ पैरेलल में, और ये सीरीज में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट सॉल्व करने पड़ते हैं, फिर जो है आपका आंसर आ जाता है। बट एंट्रेंस मींस 1 मिनट, पढ़ने से लेके करने से लेके OMR शीट में भरने तक एक ही मिनट आपका अवेलेबल रहता है। इसलिए मैं आपको इसका एक शॉर्टकट देने जा रहा हूं, और वो शॉर्टकट जो है बहुत कम बच्चों को पता होगा कि इसका एक शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट एक्चुअली रेजिस्टेंसेस के लिए हमारे पास है कि अगर ये रेजिस्टर है, रेजिस्टर है, रेजिस्टर, रेजिस्टर, इनफिनाइट रेजिस्टर, तो मैं आपको दोनों लगा के दिखाऊंगा कि आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी क्वेश्चन होगा और कैपेसिटर का भी होगा, क्योंकि रूल जो है इसमें सेम है। तो तरीका ये है कि R इक्विवेलेंट इस सीरीज में होता है। तो अगर एक कैपेसिटर होते तो मैं लिखता यहां पे, देख लीजिए, अगर एक कैपेसिटर होते तो पहला कैपेसिटर R1 है, इसको हम R2 कहते हैं, और ये R3 होता है। बाकी सेल छोड़ दीजिए क्योंकि ये रिपीटिशन है चीजों का। तो ये R1 यहां अगर मैं कैपेसिटर मानता, या मैं बनाऊं इधर, ठीक है, अभी आपको कंफ्यूजन होगा। तो ये आपका ऐसा मैं जो है आपका जो मैं शॉर्टकट जो है वो मैं पीछे, अच्छा शॉर्टकट जो है यहीं पे लिखता हूं यार, आपका शॉर्टकट जो है यहीं पे आना चाहिए सो दैट आप इसको रिलेट कर सको। शॉर्टकट ये है बच्चों कि अगर आपका ऐसा अरेंजमेंट है, ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टर है, फिर ये रेजिस्टर है, और ये रेजिस्टर है, ठीक है, फिर यही देख लीजिए, फिर से ये रिपीट हो रहा है, यही अरेंजमेंट आप कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है। सर कब तक? इन्फिनिटी तक। हमें इस पूरे जो है इस सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना है अक्रॉस ए एंड बी। तो इन्फिनिटी तक रिपीट हो रहा है, हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। अब हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसका शॉर्टकट ये है बच्चों, फार्मूला याद रखेंगे, फार्मूला ये है दैट R इक्विवेलेंट इज इक्वल, R इक्विवेलेंट इसका होता है R1 प्लस R3 डिवाइडेड बाई 2, R1 प्लस R3 डिवाइडेड बाई 2, R1 प्लस R3 डिवाइडेड बाई 2 ये होता है। देन मल्टीप्लाइड बाई इट इज 1 प्लस रूट ऑफ, इट इज 1 प्लस रूट ऑफ, इट इज 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस 4 टाइम्स R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R3। दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्या होता है देख लीजिए, R1 प्लस R3 डिवाइडेड बाई 2, इन दो का एडिशन करिए, R1 प्लस R3 डिवाइडेड बाई 2, फिर होता है मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस रूट, फिर से 1 प्लस 4 टाइम्स R2 जो रह गया था, तो 4 टाइम्स R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R3। तो मैं नेक्स्ट पेज पे ये फिर से लिखता हूं दैट R इक्विवेलेंट होता है ऐसे सीरीज में, इट इज R1 प्लस R3 डिवाइडेड बाई 2, फिर यहां मल्टीप्लीकेशन होता है 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस 4 टाइम्स R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R3। ये है वो फॉर्मूला जो आप याद करेंगे, ये है वो फॉर्मूला। अब R1 जो है, जो आपने इसमें ये देख लिया, ये जो R1 प्लस R3 है, सर ये हम कहां से रिलेट करें? देख लीजिए, ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका R3, तो ये R1 प्लस R3 ये हो गया, और R2 ये बचा। तो पहले R1 प्लस R3 डिवाइडेड बाई 2, फिर मल्टीप्लीकेशन 1 प्लस रूट ऑफ 1 एंड देन 4 टाइम्स R2 डिवाइडेड बाई यही R1 प्लस R3 नीचे आएगा। जिसको ये फॉर्मूला याद है वो क्वाड्रेटिक से बचेगा। ये स्मार्ट तरीका है। कोई बच्चा बोलेगा मैं क्वाड्रेटिक से करूंगा तो टाइम लगेगा बच्चे, आप वेस्ट करोगे टाइम को, बट इस फॉर्मूला से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सर कैपेसिटेंस में, अब इस सर्किट में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं? कैपेसिटर सर्किट में हम कैसे यूज करेंगे? तो मान लो ये कैपेसिटेंस C1 है, ये कैपेसिटेंस हो गया C2, ये कैपेसिटेंस हो गया C3। तो आपको क्या करना है कि ये R इक्विवेलेंट के लिए था, R इक्विवेलेंट के लिए था। मैं यहां पे स्लाइड में यहां जाऊंगा। हम जानते हैं दैट रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का रिलेशन इनवर्स होता है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का रिलेशन इनवर्स होता है। रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का रिलेशन इनवर्स होने की वजह से R इज इक्वल टू 1/C। तो जहां R1 है, तो जहां R1 है तो वहां पे 1/C1 आ जाएगा, जहां R2 है वहां 1/C2 आ जाएगा। ये आप इस फॉर्मूला में याद रखेंगे। तो मैं अब लिखने जा रहा हूं दैट R इक्विवेलेंट के बदले 1/C इक्विवेलेंट, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस में, ये आपको ख्याल रखना है। अब आप मुझे बोलिए, तो R जो है दैट इज 1/C, तो C जो है आप देख लीजिए, आप पीछे
आप देख लीजिए हर एक कैपेसिटेंस जो है इसमें सारी कैपेसिटेंस बराबर है 1 माइक्रोफैरड। तो यहां पे हम जाएंगे तो ये बन जाएगा, यहां पे ये हो जाएगा R1 जो है आपका, R1 जो हो जाएगा, क्योंकि आपको R1 का वैल्यू चाहिए, तो ये 1/1 हो गया 1 माइक्रोफैरड ही, 1 माइक्रोफैरड ही। तो C1 जो है आपका 1 माइक्रोफैरड, क्योंकि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, तो जहां R है वो 1/C, तो ये 1 माइक्रोफैरड आ जाएगा। इन द सेम फैशन R2 सारे रेजिस्टर कैपेसिटर्स बराबर है, तो आपका C2 भी यही आएगा, आपका C3 भी यही आ जाएगा, क्योंकि सबकी जो कैपेसिटेंस है वो बराबर है। तो यहां पे अब आप देख लीजिए ये हो गया 1 + 1 हो गया 2 / 2, तो इट इज 2 / 2, देन इट इज 1 + √1 प्लस ये हो गया आपका 4 टाइम्स, तो R2 के बदले अब आपका वही 1 ही है, डिवाइडेड बाय ये हो गया 1 + 1 हो गया 2। अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आसान है, 2 2 हो गया 4, ये 2 2 निकल जाएगा, तो 1/C इक्विवेलेंट जो आपका है वो आ जाएगा आपका, तो ये कट गया यहाँ पे, इट इज 1 + √2 + 1 हो गया 3, तो ये आ गया। तो C इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया, टेकिंग इनवर्स इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1, बट ऐसा कोई ऑप्शन शायद है नहीं वहां पे, तो सर आप गलत कर चुके हैं। दैट C इक्विवेलेंट इज इक्वल 1 + 1 क्या है, √3 + 1, दैट C इक्विवेलेंट इज इक्वल 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1, ऐसा कोई ऑप्शन जो है यहाँ पे नहीं मिलेगा, इसलिए आपको यहाँ रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। रैशनलाइजेशन में आप क्या करेंगे, √3 - 1 से मल्टीप्लाई, √3 - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको आंसर जो मिलेगा दैट विल बी इक्वल √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2, तो C इक्विवेलेंट इज √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2 माइक्रोफैरड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगर आप ये ट्रिक समझ गए, ट्रिक ये है कि R इक्विवेलेंट जो होता है इनफाइनाइट सीरीज का ये होता है, बट रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का इनवर्स रिलेशन होने की वजह से, तो जहां पे आपका R है एक्चुअली वहां 1/C है, क्योंकि 1 माइक्रोफैरड था 1/1 हो गया 1, C2 भी बराबर C3 भी बराबर, क्योंकि सबका रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस बराबर, तो फिर मैंने यहाँ पे R1 के बदले जो है, R1 के बदले अब आपका 1/C1 आएगा, बट वो 1 के बराबर था, तो ये भी 1, ये भी 1, यहाँ पे भी जो 1 है और यहाँ पे भी 1, उसको सॉल्व करके आपका C इक्विवेलेंट आ गया। C इक्विवेलेंट का जो है कोई मैच नहीं कर रहा था, मैंने रैशनलाइजेशन करके आप इसमें थोड़ा सा ये स्टेप्स करिए, इट्स √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2 माइक्रोफैरड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये हो गया इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, दैट इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सेल ऑन क्लोजिंग द की, K इज इक्वल। आप जब ये जो की है यहाँ पे, जब इसको क्लोज करोगे आपको बोलना है कितना चार्ज सर्किट में फ्लो हो रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं। पहले इनिशियली ओपन था, तो इनिशियली जब इनिशियली ओपन था तो मैं लिखूंगा इनिशियली सर्किट आपका ओपन था, इनिशियली आपका सर्किट जो है ओपन था, तो उस केस में जब सर्किट ओपन था तो यहां से तो करंट जाएगी नहीं। अब ये 3 कैपेसिटर तो पैरेलल में, और पैरेलल में कैपेसिटेंसेस ऐड होते हैं, C+C+C होता है 3C, ये 3C और C जो है सीरीज में है, 3C और C जो है सीरीज में है, तो 1/C इक्विवेलेंट होना चाहिए, 1/C इक्विवेलेंट होता है 1/C + 1/3C। तो अब आप मल्टीप्लाई करिए, 1/C इक्विवेलेंट हो गया बराबर, ये हो गया 3C + C डिवाइडेड बाय इट इज 3C², तो ये हो गया 4C डिवाइडेड बाय 3C², C कट जाएगा तो ये बनेगा 4/3C, तो C इक्विवेलेंट जो है इसका इनवर्स लेके आएगा 3C/4। तो इनिशियली कैपेसिटेंस ये है, तो इनिशियली अगर कैपेसिटेंस ये है तो इनिशियल कैपेसिटेंस आपका सिस्टम का जो है वो है बराबर 3C/4। आप समझ गए होंगे कैसे मैंने किया कि ये 3 जो है, क्योंकि ओपन है सर्किट, यहां से जो करंट कैरी कराएगा, ये 3 पैरेलल में है तो 3C है, और सीरीज के साथ जो है सीरीज अरेंजमेंट यूज करके आपका आएगा 3C/4। तो इनिशियल चार्ज कितना है इस सर्किट में, तो वो होता है C × V, तो V जो है इसका पोटेंशियल हो गया, तो ये हो गया 3CV डिवाइडेड बाय 4 इनिशियल चार्ज। फिर जब आपने की क्लोज की, होगी, जब आपने की क्लोज की, ये की जब क्लोज हो गई तो करंट आप इस पाथ से दौड़ेगा, क्योंकि यहां से रेजिस्टेंस लीस्ट है, और ये 3 रेजिस्टर जो है आउट ऑफ द सर्किट चले जाएंगे। अब मुझे बोलिए, अब कैपेसिटेंस सिर्फ C है और पोटेंशियल V है, तो फाइनल चार्ज कितना होगा सर्किट का, दैट इज C × V। सर कैसे C × V, क्योंकि फाइनल अब कैपेसिटेंस C ही है और फाइनल चार्ज अब V है। सर अब फ्लो कितना चार्ज सर्किट में हुआ, तो चार्ज फ्लोन जो है, चार्ज फ्लोन आएगा फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। फाइनल चार्ज आपका CV है माइनस इनिशियल चार्ज आपने निकाल के रखा है, दैट इज 3CV/4, 4 - 3 is that is CV, it is CV/4 should be the right answer for this question, CV/4 is the right answer of this question। तो पहले इनिशियल चार्ज आपने सर्किट में निकाला, फिर फाइनल चार्ज आपने निकाला, तो डिफरेंस डेफिनेटली आपको जो है सर्किट में यहां से जब आपने की क्लोज किया कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो फाइनल माइनस इनिशियल आपको बोल देगा कि यहां से फाइनली कितना चार्ज फ्लो हो गया। उसके बाद ये सर्किट जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, एक्सपेक्टेड रहता है। इसमें मैंने देखा मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं। कंसीडर द सिचुएशन शोन द फिगर, द कैपेसिटर A has a charge Q on it whereas B is uncharged। तो इस कैपेसिटर A पे जो है इस पे चार्ज Q है और दूसरा B जो है वो
चार्जड है, द चार्ज अपेयरिंग ऑन द कैपेसिटर बी अ लॉन्ग टाइम के बाद आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। अब आपने जब स्विच क्लोज किया तो हमसे पूछा जा रहा है कि यहां से कितना चार्ज बी पे ट्रांसफर हो गया। तो इसमें बच्चे आप मैथमेटिक्स करना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा दाएं बाएं, फिर यहां देखते हैं कौन सा ऑप्शन आ जाएगा। बट टेल मी वन थिंग, ये सर्किट जो है लॉन्ग टाइम के बाद भी ओपन है और इनिशियली भी ओपन है। सर कैसे? क्योंकि सर्किट यहां से जुड़ा ही नहीं है, ये क्लोज्ड सर्किट है ही नहीं। जब क्लोज्ड सर्किट है ही नहीं तो चार्ज फ्लो कैसे होगा? जब चार्ज फ्लो नहीं होगा तो इसका आंसर सीधे 0 आ जाएगा। जिसको पता है वो कर सकता है, जिसको पता नहीं वो दाएं बाएं हाथ मार के जो है Q/2 2 Q या Q की कोई डिस्कवरी करता है, बोलता है ये Q है तो आधा उस पे जाएगा आधा इस पे जाएगा, Q/2 बट सर्किट इज ओपन, इट इज नॉट कनेक्टेड, है ना एनी वायर। जब ओपन सर्किट होता है, व्हेन सर्किट इज ओपन नो चार्ज फ्लो, सर्किट ओपन में नो चार्ज फ्लोज, ठीक है, नो चार्ज फ्लोज। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, नो चार्ज फ्लोज। तो इसका आंसर जो है वो डेफिनेटली 0 आना चाहिए। फिर उसके बाद आपका है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज टू फिक्स्ड पोटेंशियल एंड द चार्जिंग बैटरी इज देन डिस्कनेक्टेड इफ नाउ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आर मूव्ड फर्दर अपार्ट देन द चार्ज इन द कैपेसिटर। ये करने से पहले जो है मैं आपके साथ एक कंसेप्ट डिस्कस करूंगा, फिर ये न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। कैपेसिटर आप तो याद रखना, क्वेश्चन नंबर 12 जो है फिलहाल पेंडिंग है तो मैं इस पे मार्क बना देता हूं। तो ये क्वेश्चन मैं आपके साथ एक कंसेप्ट के बाद ही डिस्कस करने जा रहा हूं। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन जो है इसमें दैट इज अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 1 माइक्रोफैराड विथस्टैंड्स अ मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ 6 वोल्ट। तो आपके पास एक कैपेसिटर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको लिखूं वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी 1 माइक्रोफैराड है और ये विथस्टैंड कर सकता है 6 kV का पोटेंशियल। ये विथस्टैंड मतलब इतना पोटेंशियल ये बर्दाश्त कर सकता है, उसके बाद उड़ जाएगा। व्हाइल अनदर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड, फिर दूसरा एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड है और वो क्या कर सकता है, विथस्टैंड्स अ मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ 4 kV। तो ये 4 kV वोल्टेज मैक्सिमम जो है विथस्टैंड कर सकता है इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब आपने इनको सीरीज में जोड़ दिया, तो यहां पे मैं कनेक्शन जो है ना इस कलर से दिखाता हूं। तो हमने इनको सीरीज में जोड़ दिया, हमने जैसे इनको सीरीज में जोड़ दिया तो ये हो गया सीरीज में जोड़ना इनका। इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज द कॉम्बिनेशन कैन विथस्टैंड अ मैक्सिमम वोल्टेज इज। तो अब आपको बोल रहे हैं ये कॉम्बिनेशन मैक्सिमम वोल्टेज कितना जो है विथस्टैंड कर सकता है। बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, मैंने इसको लिख दिया, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे करेंगे सर? तरीका ये है बच्चों, पहले आप मुझे बोलो सीरीज में क्या सेम रहता है, चार्ज, पैरेलल में सेम क्या रहता है, पोटेंशियल। तो यहां चार्ज पे खेलना पड़ेगा। कैसे खेलेंगे सर? देख लीजिए, इसका जो इनिशियल चार्ज है जब ये इंडिविजुअल था, जब ये येलो कलर था, तो मैं येलो कलर जब ये इंडिविजुअल था सर्किट में जुड़ा नहीं था, तो मैं लिखूंगा जो इसका इनिशियल चार्ज था C इंटू वी। तो 6 इंटू ये हो गया माइक्रोफैराड, तो 10⁻⁻12 माइक्रो मींस 10⁻⁻6 और ये हो गया 10⁻3। तो ये 6 मिली कूलम, 6 मिली कूलम का चार्ज जो है मिली कूलम का चार्ज ले सकता है। आपने मिली कैसे निकाला सर? माइक्रो हो गया 10⁻6, किलो हो गया 10⁻3, वहां बचा 10⁻3, तो दैट इज वाई मिली। तो C इंटू वी हो गया 6 इंटू 1, तो इनिशियली ये चार्ज ये ले सकता है। अब इसकी बात करते हैं, ये चार्ज इंडिविजुअल कितना ले सकता था, इसका इनिशियल चार्ज, तो C इंटू वी 4 टू द 8 माइक्रो और किलो को हिसाब करके ये 8 मिली कूलम चार्ज ले सकता है। नाउ टेल मी वन थिंग, जब ये इंडिविजुअल ये 6 मिली कूलम चार्ज बर्दाश्त कर सकता है, 6 मिली कूलम चार्ज ये ले सकता है और इंडिविजुअली ये 8 मिली कूलम चार्ज ले सकता है। जब आप सीरीज में जोड़ दोगे तो सीरीज में जोड़ने पे चार्ज सेम रहता है, और अगर आपने 8 मिली कूलम चार्ज दिया तो ये तो उड़ जाएगा क्योंकि ये 6 मिली कूलम मैक्सिमम चार्ज ले सकता है। तो मतलब डिसाइड करेगा यही कि मैक्सिमम चार्ज सर्किट में रह सकता है इन दो कैपेसिटर्स में, एंड दैट इज ओनली 6 मिली कूलम। क्योंकि अगर आप 8 मिली कूलम पे चले गए, इवन 7 मिली कूलम में भी सर्किट में चले गए, तो आपका जो है ये वाला जो कैपेसिटर है वो उड़ जाएगा। तो यहां पे सबसे कम जो चार्ज वाला कैपेसिटर है उसी हिसाब से सर्किट का चार्ज डिसाइड हो गया। तो हम इस सर्किट को यहां बना सकते हैं। मतलब अब आपके पास ये कॉम्बिनेशन ऐसे बिहेव करेगा कि ये 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, ये 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, और ये जो चार्ज ले सकते हैं ये 6 मिली कूलम ले सकता है और ये भी 6 मिली कूलम। और चार्ज क्राइटेरिया यही है सीरीज में कि चार्ज जो है वो सेम होना चाहिए। सीरीज में हमें बोला जा रहा है कॉम्बिनेशन विथस्टैंड मैक्सिमम वोल्टेज, हमें ये वोल्टेज निकालना है कि कितना वोल्टेज सोर्स हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो तरीका ये है बच्चे, क्यों होता है बराबर CV, क्यों होता है CV, क्यों हम निकाल चुके हैं कि 6 मिली कूलम से ज्यादा ले नहीं सकता कैपेसिटेंस। ये सीरीज में जो है ये हो गया, ये सीरीज में हो गया आपका 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, इट इज 2/3। ये हो गया 2/3 मल्टीप्लाइड बाई V हो गया। 6 3 18 डिवाइड बाई 2 होता 9
9, तो ये हो जाएगा 9 kV शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 9 kV शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से मैं बोल रहा हूं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये करना है, इंडिविजुअल चार्जेस का निकालिए, इंडिविजुअल चार्जेस इसका निकालिए, क्योंकि आपने सीरीज में कनेक्ट किया तो चार्ज जो है वो उसका रहेगा जिसका मिनिमम होगा, क्योंकि अगर उससे ज्यादा चार्ज अपने सर्किट में दे दिया किसी सोर्स से तो वो आपका कैपेसिटर उड़ जाएगा। दैट इज व्हाई यही आंसर होना चाहिए। इसी हिसाब से इसको डिजाइन करना पड़ेगा कि 6 मिली कूलम, इस पे भी 6 मिली कूलम, वो कौन देगा, वो एक सोर्स देगा, तो उसका पोटेंशियल कितना होगा, फिर आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। Q इक्वल CV, चूंकि सीरीज में सीरीज वाला कॉम्बिनेशन यूज करके आपका पोटेंशियल जो है 9 kV से ज्यादा हो नहीं सकता। उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन जो है ये है वेरिएशन ऑफ QV। तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 12 जो है छोड़ दिया था, क्योंकि ये कंसेप्ट उस क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ये मैं आपको जो है लगा के दिखाऊंगा, और बिलीव मी जब मैं पेपर डिजाइन करता हूं, या अगर आप देखोगे लेटेस्ट ट्रेंड ये है, वो आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, और ये कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, तो वो ये है दैट इज वेरिएशन ऑफ Q हो गया चार्ज, C हो गया कैपेसिटेंस, V हो गया पोटेंशियल, E हो गया एनर्जी, एंड दैट इज कैसे क्यों इनकी वेरिएशन होगी, बिकॉज कैपेसिटर इज चार्जड एंड सेपरेटेड एंड सेपरेशन इज चेंज्ड। आपने कैपेसिटर को चार्ज किया और फिर सेपरेशन को आपने चेंज कर दिया। अब यहां पे मैं एक स्लाइड ऐड करने जा रहा हूं, और अब आप देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास कैपेसिटर C था, ठीक है, आपके पास कैपेसिटर C था और आपने उसको क्या किया, इट इज इनिशियली चार्जड, आपने इसको चार्ज किया और फिर सेपरेशन आपने इसका इंक्रीज कर दिया, आपने इसका सेपरेशन चेंज कर दिया। तो मान लीजिए इनिशियली इसकी सेपरेशन D थी, तो इसकी कैपेसिटेंस आप सब जानते हैं वो हो गया एप्सिलॉन नॉट A/D। अब आप में से किसी बच्चे ने क्या किया, आपने कैपेसिटर के प्लेट्स को पुल कर दिया, आपने इसको दूर खींच लिया, और ये सेपरेशन जो है वो बढ़ गया, क्योंकि मैंने चेंज्ड लिखा है। अब मैं लिखूंगा दैट सेपरेशन जो है, सेपरेशन इज इंक्रीज्ड। ये सेपरेशन जो है ये आपने इंक्रीज कर दी, सेपरेशन जो है, सेपरेशन इनके बीच में बढ़ा दी। तो सर सेपरेशन जब बढ़ गई, कैपेसिटेंस C थी, अब सर अब मुझे बोलिए इस कैपेसिटेंस को क्या होगा। अगर इनिशियली कैपेसिटेंस C थी, सब कैपेसिटेंस C किसके बराबर थी, एप्सिलॉन नॉट A/D, D डिस्टेंस था, A था एरिया ऑफ द प्लेट्स। अब किसी बच्चे ने क्या किया, इस प्लेट, इन दो प्लेट्स को खींच लिया, एरिया में तो कोई चेंज नहीं है सर, एरिया में कोई चेंज नहीं, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। अब आपने D चेंज कर दिया, तो कैपेसिटेंस डेफिनेटली चेंज होना चाहिए, और यहां अगर आपने D इंक्रीज कर दिया, क्योंकि कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, अगर कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D है, D आपने बढ़ा दिया, तो कैपेसिटी जो है वो कम होना चाहिए, तो आपका C डैश जो है वो लेस देन C। इसका आंसर तो सबको पता होता है, यहां तक तो सबके जो है कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं कि सर अगर D बढ़ा देंगे, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। इसमें अब नया क्या है जो आप पढ़ाने जा रहे हैं, नया यह है बच्चे, व्हाट हैपेंड टू द अदर पैरामीटर्स। अदर पैरामीटर्स क्या है सर, कौन से अदर पैरामीटर्स है, तो वो लिखे हैं सर, चार्ज को क्या होगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, कैपेसिटेंस तो आपने बोल दिया सर, पोटेंशियल को क्या होगा, एनर्जी को क्या होगा, फोर्स को क्या होगा। तो ये सारी चीजें जो है ये मैं आपको दिखाऊं, इसी पे आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो उसका आंसर जो है वो इस पे डिपेंड करता है, उसका जो आंसर है कि आपने D बढ़ा दिया, कैपेसिटी डिक्रीज हुई, बाकी चीजों को क्या होगा, बाकी चीजों को क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि बैटरी इज स्टिल कनेक्टेड। तो मैं लिखूं बैटरी इज स्टिल कनेक्टेड, क्या बैटरी भी स्टिल कनेक्टेड ही है, स्टिल कनेक्टेड ही है, या बैटरी इज रिमूव्ड, क्या बैटरी अभी कनेक्टेड है या रिमूव्ड है। इस पे आपका आंसर बनता है। जिनको ये अभी पता नहीं है वो आप इसको ऐड करो अपने इसमें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब आप देख लीजिए, ये आपका, मैं यहां पे लिखूं, पहले मैं लिखूं कैपेसिटेंस, पहला जो आपका ये था C निकालना था, तो C को क्या होगा कैपेसिटेंस। दूसरा आपका था चार्ज, जो उस लिस्ट में मैंने लिखा था, तो चार्ज को क्या होगा। तीसरा था आपका पोटेंशियल, सर पोटेंशियल को क्या होगा, दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। और चौथा आपका था एनर्जी, सर एनर्जी को क्या होगा। कैपेसिटेंस तो सब आप आंसर कर चुके हैं सर, बाकी पैरामीटर्स को क्या होगा, डिपेंड करता है इन पैरामीटर्स में। अब आप देख लीजिए मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूं। देख लीजिए कैपेसिटेंस को क्या हुआ सर, चाहे बैटरी स्टिल रिमूव्ड, बैटरी स्टिल कनेक्टेड या रिमूव्ड, कैपेसिटेंस को कोई जो है, कैपेसिटेंस को वही होगा जो इनिशियली हुआ कि आपने डिस्टेंस बढ़ा दी, डिस्टेंस आपने जब बढ़ा दी तो कैपेसिटी डिक्रीज हुई। तो इस केस में भी C डैश इज लेस देन C, इनिशियली C था तो उससे कम होगा, तो इस केस में भी C डैश इज लेस देन C। सर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बैटरी स्टिल कनेक्टेड और बैटरी इज रिमूव्ड, कैपेसिटेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D है। जब D बढ़ जाएगा, तो कैपेसिटी सर वो डेफिनेटली कम हो जाएगी। अब सर चार्ज को क्या होगा, तो चार्ज को क्या होगा, आप जानते हैं बच्चे कि बैटरी स्टिल कनेक्टेड एंड बैटरी इज रिमूव्ड, इस पे डिपेंड करेगा। देख लीजिए, अगर बैटरी जो है वो रिमूव की आपने, अगर बैटरी आपने सर्किट में रिमूव की है, तो जो इनिशियली कैपेसिटर पे चार्ज था फाइनली वही है, क्योंकि बैटरी रिमूव्ड है। अब आप प्लेट्स को जो है उसकी डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, चार्ज को क्या होगा, जितना बैटरी ने चार्ज दिया था उतना चार्ज सर्किट पे है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से, तो चार्ज पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिस केस में बैटरी इज रिमूव्ड, उस केस में आपका चार्ज जो Q डैश है वो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि आपने बैटरी रिमूव
क्योंकि चार्ज जितना सर्किट में था उतना ही रहेगा, आप प्लेट्स के साथ कुछ भी करिए, अब चार्ज चेंज नहीं होने वाला है। तो ये याद रखिए, बैटरी इज रिमूव्ड में चार्ज कांस्टेंट रहता है। बट जिस केस में बैटरी इज स्टिल कनेक्टेड, उसमें कांस्टेंट पोटेंशियल रहेगा, तो उसमें आपका पोटेंशियल कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि बैटरी इज कनेक्टेड, जितना बैटरी का पोटेंशियल है वो कंटिन्यूअसली वो वही रखेगा, ना वो कम होगा ना वो ज्यादा रहेगा। तो ये ऐसे बचपन में आप जीरो जरब खेलते थे, ऐसे ही हम इसको डेवलप करते हैं। जिस बच्चे को ये आता है वो इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकता है, और जिसको ये नहीं आता उसको तकलीफ होती है। तो तरीका ये है कि जब आपने डिस्टेंस बढ़ाई, कैपेसिटेंस कम हुई, वो दोनों केसेस में कम हुई, चाहे बैटरी रिमूव्ड है या बैटरी कनेक्टेड है, कैपेसिटेंस दोनों केसेस में कम हुई। बट सर बाकी पैरामीटर्स को क्या होगा, जैसे चार्ज है, पोटेंशियल है, एनर्जी है, तो मैंने तरीका दिया जिस केस में बैटरी रिमूव्ड है उसमें चार्ज कांस्टेंट, क्योंकि बैटरी रिमूव होकर चार्ज ना आएगा ना जाएगा, और जिसमें बैटरी कनेक्टेड है उसमें पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जितना पोटेंशियल बैटरी का था उतना कैपेसिटर में रहेगा। अब सर ये बाकी जीरो जरा आप कैसे खेलेंगे? खेलने का तरीका ये है, आप सब जानते हैं Q इज इक्वल CV। नाउ टेल मी वन थिंग, इस केस में देख लो, इस केस में देख लो, चार्ज जो है वो कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस डिक्रीज हो चुका है। चार्ज सर ये कांस्टेंट है, इस केस में चार्ज कांस्टेंट है, और कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज हो चुका है, कैपेसिटेंस डिक्रीज हो चुका है, और ये कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल को इंक्रीज होना पड़ेगा, क्योंकि तब जाके चार्ज कांस्टेंट रहेगा। कैपेसिटी डिक्रीज हुई है, पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, दिस इज द लॉजिकल वे। तो इस केस में जो आपका पोटेंशियल है वो V डैश जो है वो ग्रेटर देन V होना चाहिए, इन ऑर्डर टू कीप द चार्ज कांस्टेंट इन दिस केस। अगर चार्ज को कांस्टेंट रखना है, सिंस Q इज इक्वल CV, चार्ज कांस्टेंट है, पोटेंशियल कैपेसिटी डिक्रीज हो चुका है, तो पोटेंशियल को बढ़ना चाहिए। ये इसका कंसेप्चुअल वे है, अदरवाइज अगर आप गोटा याद करके गए वहां आप प्रेशर में जो है गलत लिख के आओगे। सर इस केस में ये कैसे निकालोगे चार्ज? तो फिर से बच्चों मुझे बोलो, Q होता है बराबर CV। देख लीजिए, आराम से देख लीजिए, इस केस में पोटेंशियल कांस्टेंट है, सर इस केस में पोटेंशियल कांस्टेंट है, बट कैपेसिटी तो डिक्रीज हो चुकी है। अगर ये कांस्टेंट है, कैपेसिटी डिक्रीज हो चुकी है, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैपेसिटेंस, तो चार्ज भी डिक्रीज होना चाहिए, तो Q डैश जो है लेस देन Q। तो फील आया ना आपको? जैसे हम 8, 9, 10th तक ऐसे ही जीरो जरब खेलते हैं, बट ये है तरीका इसको करने का कि पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है, कैपेसिटी डिक्रीज हो चुकी है, तो चार्ज को डेफिनेटली डिक्रीज होना पड़ेगा। सर ये तो कंप्लीट हो गया। अब एनर्जी में क्या करेंगे? देख लीजिए, एनर्जी की दो फॉर्मूलाज है जो मैंने पहले पेज पे लिख के रखी थी। एक फॉर्मूला है हाफ ऑफ CV स्क्वायर, और दूसरी फॉर्मूला एनर्जी की है Q स्क्वायर बाई 2C। अब सर किस में कौन सी यूज करें? देख लीजिए, इस केस में चार्ज कांस्टेंट है, तो हम चार्ज वाली यूज करेंगे। अब इसमें चार्ज कांस्टेंट है बच्चों, अगर इसमें चार्ज कांस्टेंट है, अगर इसमें चार्ज कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, छोड़ दो, 2 तो कांस्टेंट है ही, U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। C डिक्रीज हो चुका है, जब C डिक्रीज हो चुका है तो एनर्जी डेफिनेटली इंक्रीज होना चाहिए, तो U डैश इज ग्रेटर देन U। सर इस केस में पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल आप कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। अब आप देख लीजिए, U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, तो आप कैपेसिटी जो है वो कम हो चुकी है, तो एनर्जी भी कम होनी चाहिए, U डैश इज लेस देन U। ये है तरीका। आप जानते हैं, ये जो मैंने आपको चार्ट दिखाया, ये आपके 5 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, और वो क्वेश्चंस जिनको हम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कहते हैं। एंड आई बिलीव दैट अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए तो वो वही बच्चा कर सकता है जो चीजों को जानता है। अगर न्यूमेरिकल आता है, उसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके कुछ भी किया जा सकता है, बट कंसेप्ट जिसको पता है वही न्यूमेरिकल कर सकता है। और अगर कंसेप्ट में कहीं वीकनेस है तो आप छू भी नहीं पाओगे इस न्यूमेरिकल को। जो मैंने तरीका दिखाया, यही तरीका इसमें यूज करिए। आपके पास जो है, आपके पास अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर पे अगर आप इस लेक्चर को देखेंगे, आपके पास रिवाइंड बटन तो होगा, बार बार देखो और प्रैक्टिस करो, क्योंकि मुझे बार बार कहने की जो है जरूरत नहीं पड़नी चाहिए यहाँ, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, मेरे पास नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। उसके बाद जो है बच्चों, उसके बाद जो है इसमें अब ये क्वेश्चंस है, बट हम अब उस क्वेश्चन पे वापस जाएंगे जो मैं छोड़ चुका था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। ये देख लीजिए, पर ये है इंपॉर्टेंट, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको जो है करना पड़ेगा। देख लीजिए, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज टू अ फिक्स्ड पोटेंशियल। तो आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आपने इसको एक फिक्स्ड पोटेंशियल पे चार्ज किया, एंड द चार्जिंग बैटरी इज देन डिस्कनेक्टेड। यहां फंसा दिया। अब चार्जेड बैटरी जो है आपने डिस्कनेक्ट कर दी। तो यही तो खेल है। अब जब चार्जेड बैटरी उसने निकाल दी तो चार्ज फिक्स हो गया, चार्ज फिक्स हो गया, क्योंकि सर बैटरी रिमूव्ड, तो Q इज फिक्स्ड, चार्ज इज कांस्टेंट नाउ। अब ना चार्ज बढ़ सकता है ना कम हो सकता है, लैंग्वेज में दे दिया। इफ नाउ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आर मूव्ड फर्दर अपार्ट। अब आप कुछ भी बोलो, अब आपने प्लेट्स की डिस्टेंस बढ़ा दी, तो कैपेसिटेंस तो एप्सिलॉन नॉट A by D है, कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A by D है। जब D बढ़ गया तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हुआ, कैपेसिटेंस डिक्रीज हुआ, बट वो कैपेसिटेंस कहां पूछ रहा है, वो बोल रहा है इन चीजों पे क्या फर्क पड़ेगा। ये देख लो, ये बोलता है कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, बिल्कुल गलत ऑप्शन है, क्योंकि कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा। फिर बोल रहा है कि चार्ज को क्या होगा, पोटेंशियल को क्या होगा। अब जिसको पता है वो कर सकता है, और जिसको पता वो नहीं कर सकता। मुझे बोलो Q इज फिक्स्ड, Q इज फिक्स्ड, और हम जानते हैं Q इज इक्वल CV। नाउ टेल मी, Q तो फिक्स्ड है
सर्किट में कि वो फिक्स्ड सर्किट में। अब आप देख लीजिए कि वो फिक्स्ड है, आपका पोटेंशियल डिक्रीज हो चुका है। अगर ये कांस्टेंट है तो पोटेंशियल को इंक्रीज होना पड़ेगा। अब ऑप्शन तो चमक रहा होगा, पोटेंशियल इंक्रीज होगा, द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर विल इंक्रीज। सेकंड इज द राइट आंसर। यही होता है बच्चे कंसेप्चुअल क्वेश्चन। नहीं कर सकते आप अगर आपको कंसेप्ट पूरा पता नहीं है, अगर आपको ये लैंग्वेज पता नहीं है। और लास्ट में एक चीज और मैं ऐड कर दूं, याद रखना, अगर बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल कांस्टेंट है, अगर बैटरी रिमूव्ड है तो चार्ज कांस्टेंट है। मगर अगर उसने क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, ना बोला है कि बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी इज रिमूव्ड, तो आप क्या लोगे? ठीक है, ये जब मैं क्लास में पूछता हूं तब भी बच्चे गलत बोलते हैं। तो द कन्वेंशन इज, सब बोलते हैं सर बैटरी इज कनेक्टेड, नो, द कन्वेंशन इज बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। ये याद रखना, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो बच्चे क्लासरूम में मुझे गलत बोलते हैं सर इसका मतलब ये है कि बैटरी जो है बैटरी कनेक्टेड होना चाहिए, बट द कन्वेंशन इज द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। अब ये चार्ट कंप्लीट हो गया। दैट वेरिएशन ऑफ क्यू सी वी ई क्या होगा इफ कैपेसिटर इज चार्जड एंड सेपरेशन इज चेंज्ड। मैंने इसका पूरा जो है आपको एक नए इसमें स्लाइड में ऐड करके दे दिया है। तो उसके बाद जो है अब आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी, अभी न्यूमेरिकल है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 100 माइक्रोफैराड चार्जर बैटरी ऑफ 50 वोल्ट्स। तो आपके पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटी जो है 100 माइक्रोफैराड है, 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस है और आपने इसको चार्ज किया 50 वोल्ट्स बैटरी से, 50 वोल्ट्स बैटरी से आपने इसको चार्ज किया। द बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी कनेक्टेड ही रही, बैटरी कनेक्टेड ही है बच्चे, बैटरी कनेक्टेड ही रही। तो आपको कहना चाहता है पोटेंशियल कांस्टेंट है एंड इफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आर सेपरेटेड, है ना। अब देखो बैटरी इज कनेक्टेड तो पोटेंशियल इज कांस्टेंट, तो पोटेंशियल कांस्टेंट है। यही तो मैं आपको थ्योरी में भी पढ़ा चुका हूं। एंड द सेपरेशन, तो फिर क्या बोल रहे हैं, द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आर सेपरेटेड सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाल्वड। तो अब क्या है, तो इनिशियली अगर डिस्टेंस डी था, अब डिस्टेंस इनिशियली डी था, अब उसने क्या किया, बैटरी स्टिल कनेक्टेड ही रही, बैटरी स्टिल कनेक्टेड ही रही क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट कहना चाहता है, बट ये डिस्टेंस अब आधी हो गई। अब ये डिस्टेंस आधी हो गई, हमसे क्या पूछ रहा है, द ओरिजिनल डिस्टेंस से आधी हो गई, देन द एडिशनल एनर्जी गिवन बाय द बैटरी टू द कैपेसिटर इज। तो तरीका क्या है सर इसको सॉल्व करने का? बहुत ही सस्ता तरीका, आसान तरीका यह है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि आप इनिशियल एनर्जी निकालो सिस्टम का। सर इनिशियल एनर्जी, अब एनर्जी कौन सी फॉर्मूला यूज करें? आपने तो 2-3 दे दी है, हाफ ऑफ CV स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय 2C, हाफ ऑफ QV। कौन सी फॉर्मूला यूज करें? तो याद कर रखिए क्योंकि इसमें पोटेंशियल कांस्टेंट है तो आप यूज करेंगे हाफ ऑफ CV स्क्वायर फॉर्मूला आप यूज करेंगे। हाफ ऑफ CV स्क्वायर जो है, एक सेकंड, तो आपका जो है हम बैटरी चेक कर रहे थे इसका कि आपका माइक जो है चल रहा है कि नहीं। तो इट इज हाफ ऑफ CV स्क्वायर जो है इनिशियल एनर्जी है। तो अब आप ड्रॉप करिए हाफ ऑफ CV स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा हाफ ऑफ C होता है बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D मल्टीप्लाइड बाय आपका जो है V स्क्वायर। तो इनिशियली जो है एप्सिलॉन नॉट A बाई D है, A हो गया एरिया प्लेट्स, D हो गया डिस्टेंस एंड मल्टीप्लाइड बाय जो आपका पोटेंशियल है वो लास्ट में ड्रॉप करेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D जो है वो आप जानते हैं वो इसका कैपेसिटेंस है। अब सर फाइनल एनर्जी क्या है? सर फाइनल एनर्जी हो गया बराबर हाफ ऑफ C हो गया ना। अब देखिए डिस्टेंस आधा हो गया, इट इज एप्सिलॉन नॉट A बाई D बाई 2, क्योंकि 2 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि D बाई 2 हो गया और 2 ऊपर आ जाएगा एंड देन मल्टीप्लाइड बाई V स्क्वायर, तो कांस्टेंट है। अब मुझे बोलिए अगर आप वर्क डन चाहते हो या आप ये निकालना चाहते हो कि एडिशनल एनर्जी कितना फ्लो हुआ, एडिशनल एनर्जी जो है तो दैट इज U फाइनल माइनस U इनिशियल, क्योंकि डिफरेंस विल गिव दैट एडिशनल एनर्जी। अब आप देख लीजिए अगर आप U फाइनल माइनस U इनिशियल करेंगे तो ये 2 टाइम्स है और ये हाफ टाइम्स है, तो ये हो गया आपका, इट इज, या आप मैं कॉमन निकाल दूं, मैं लिखूं यहाँ पे 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सो दैट सारे बच्चों को जो है समझ आ जाए। 1/2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D V स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ हो जाएगा 2 - 1 एंड दैट इज 1। तो एनर्जी जो इसमें ट्रांसफर हुई है एडिशनल एनर्जी वो हो गया बराबर हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और यहाँ पे आपका है V स्क्वायर 2 - 1 1 हो गया। अब आप आराम से देख लीजिए ये हो गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D का वैल्यू डालने की जरूरत नहीं, वो सीधे उसने दे दिया 100 माइक्रोफैराड। 100 माइक्रोफैराड होता है 10⁻⁻⁶, इसमें बहुत जरूरी है। और फिर हो गया ये V स्क्वायर। अब V स्क्वायर जो है पोटेंशियल स्क्वायर हो गया 50 का स्क्वायर, 50 मतलब 50 मल्टीप्लाइड बाई 50। अब आप कैंसिलेशन करिए, देख लीजिए ये हो गया आपका 2 50 100, तो 50, ये हो गया 10⁻³ वाले इसके साथ 10⁻⁻3, तो 5 इट इज 125। तो एनर्जी जो फर्दर ट्रांसफर हुई दैट इज 25 इंटू 10⁻, ये 3 और -6 हो गया 10⁻⁻3, तो 25 इंटू 10⁻⁻3, 25 इंटू 125, सॉरी, इट इज 5 5 इट्स 125 इंटू 10⁻⁻3। ऑप्शन और फर्स्ट इज द राइट आंसर फॉर
फॉर दिस क्वेश्चन, ऐसे किया जाता है क्वेश्चन को। तो ये तरीका है, अगर आपको वो चार्ट समझ आ गया तो आप ऐसे क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है वो ये है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग ए चार्ज Q ऑन इट एंड प्लेट एरिया ए। अब आपके पास कैपेसिटर है, उस पर चार्ज Q है और प्लेट एरिया ए है, एंड सेपरेशन जो उसके प्लेट्स में D है, तो फिर कैपेसिटेंस पहले लिख दो, इट इज एप्सिलॉन नॉट A by D, ये हम पहले ही लिख के रखते हैं। फिर हमसे पूछा जा रहा है इफ वन ऑफ द प्लेट्स इज पुल्ड टू मेक द फाइनल सेपरेशन 2D। अब आपने इसका जो है, आपने इसके एक प्लेट को खींच लिया और डिस्टेंस कर दी 2D, डिस्टेंस कर दी 2D, देन द वर्क डन। तो ये हो गया इसका दूसरा पैटर्न। तो आपने डिस्टेंस दुगनी कर दी, अब बोलो वर्क डन कितना किया? करना कुछ नहीं है सर, इसमें कौन सी फॉर्मूला यूज करें? तरीका यही है, क्योंकि ये चार्जड है तो इसमें यह कहा गया है कि चार्ज कांस्टेंट रहा है, ठीक है, चार्ज दिया नहीं है सीधे सीधे, बट आप रीड कर सकते हो कि इनिशियली भी चार्ज क्यों ही था, चार्ज के बारे में कोई इसमें बात ही नहीं है, तो इसमें बैटरी रिमूव है और चार्ज कांस्टेंट है। तरीका वही है कि इनिशियल एनर्जी निकालिए। इनिशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे सर? इनिशियल एनर्जी के लिए मैं यूज करूंगा Q स्क्वायर बाई 2C। C जो है मैं लिखूंगा यहां पे Q स्क्वायर बाई 2C। C हो गया एप्सिलॉन नॉट A बाई एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और D जो है इनिशियल सेपरेशन है। फाइनल एनर्जी कितनी है सर? वो हो गया बराबर, देख लीजिए Q स्क्वायर, उसमें कोई चेंज नहीं है, Q स्क्वायर बाई 2C। C हो गया एप्सिलॉन नॉट A बाई जो है D, बट D बाई D जो है वो 2D हो चुका है, तो मैं लिखूं यहां पे 2D। सर 2D क्यों लिखा आपने? क्योंकि डिस्टेंस आपने दुगनी कर दी है, तो वर्क डन हमेशा हो गया फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसमें आपने फॉर्मूला जो है ये वाली यूज की, और फाइनल माइनस इनिशियल में अब आप देख लीजिए इट इज Q स्क्वायर D डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर D डिवाइड बाय 2 माइनस 1 इज दिस, तो ये बचेगा Q स्क्वायर D डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A, Q स्क्वायर D डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A, Q स्क्वायर D डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहां पे आप देख लीजिए, हाँ देख लीजिए, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, Q स्क्वायर D डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A। तो एक में हमने चार्ज वाली फॉर्मूला यूज की क्योंकि इसमें चार्ज कांस्टेंट था, दूसरे में हमने पोटेंशियल वाली क्योंकि उसमें पोटेंशियल कांस्टेंट था। तो ये था वो चार्ट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, उस पे न्यूमेरिकल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये पूछ लिया तो बहुत कम बच्चे जो है जो इसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड इंसुलेटर इज पास्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर देन। तो अब यहाँ पे आपको ये दिखाया गया सर्किट में कि एक इंसुलेटर को पास कराया जा रहा है, और हर एक इंसुलेटर का अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, और हम बिलीव करते हैं इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। और ये दिखाया है एरो में कि जो आप ये डाइलेक्ट्रिक जो है ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे आप इस सर्किट में ला रहे हो, और ये दो प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। हमसे पूछ रहा है कि अगर ये हम ऊपर से इसमें नीचे ला रहे हैं और फिर ये नीचे से निकल जाएगा, हमें बोलना है करंट का क्या होगा। ऑलवेज फ्लो फ्रॉम A टू B, ऑलवेज फ्लो फ्रॉम B टू A, फर्स्ट फ्लो फ्रॉम A टू B एंड देन फ्रॉम B टू A, फर्स्ट फ्लो फ्रॉम B टू एंड देन। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका पूरा कंसेप्ट आपको लगा के मैं दिखाऊंगा। तरीका ये है बच्चे, आपको पता होना चाहिए कि कैपेसिटी होती है बराबर K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो इनिशियली जब ये विदाउट ये था, डाइलेक्ट्रिक था, तो इनिशियल इसकी कैपेसिटेंस जो थी वो एप्सिलॉन नॉट A बाई D थी। अब जैसे ही डाइलेक्ट्रिक अंदर आना स्टार्ट हो गया, तो डाइलेक्ट्रिक जैसे ही अंदर होना स्टार्ट हो गया, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के वजह से आपका C जो है C डैश बढ़ना स्टार्ट करेगा। अब इसकी कैपेसिटी बढ़नी स्टार्ट करेगी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक जब दो प्लेट्स के बीच में आना स्टार्ट करेगा तो K के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैपेसिटी बढ़ जाएगी और कैपेसिटी जो है बढ़ना स्टार्ट करेगा। जब कैपेसिटी बढ़ेगी तो आप सब जानते हैं चार्ज भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जब सर्किट में कैपेसिटी बढ़ती है तो वो ज्यादा चार्ज ले सकता है। जब आपके पेट की कैपेसिटी ज्यादा बढ़ेगी तो आप ज्यादा खाना स्टार्ट करोगे, इसलिए एंजाइम आप लेते रहते हो, सो दैट आपका जो डाइजेस्ट होता रहे और जो है कैपेसिटी बढ़ती रहे। और जिसका आप कैपेसिटी कम है वो खाता भी कम है। वही इसके साथ हो गया कि पहले कैपेसिटी थी और अब आपने एंजाइम डाल दिया, अब आपने K डाल दिया, K जो है उसको बढ़ा रहा है, कैपेसिटी बढ़ेगी तो वो ज्यादा चार्ज ले सकता है। अब जब वो ज्यादा चार्ज लेगा तो दिमाग क्या कहता है कि अगर ये सोर्स है, सोर्स का ये पॉजिटिव टर्मिनल दिया है, नेगेटिव टर्मिनल दिया है, तो चार्ज यहां से यहां फ्लो करेगा और फिर यहां से वापस आएगा। चार्ज यहां से फ्लो करेगा, चार्ज जो है पॉजिटिव टर्मिनल, फिलहाल मैं इतना ही दिखाऊं, चार्ज जो है वो यहां से यहां फ्लो करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि कैपेसिटी बढ़ेगी। जब ये अंदर आना स्टार्ट करेगा, कैपेसिटी बढ़ेगी और ये ज्यादा चार्ज लेगा तो चार्ज भी बढ़ेगा। और हम बिलीव करते हैं कि चार्ज फ्लून जो है वो ये डायरेक्शन है, और अगर चार्ज फ्लून की ये डायरेक्शन है फॉर पॉजिटिव चार्ज, यही डायरेक्शन करंट की भी है, तो इस वायर में करंट ऐसे चलेगी, फिर करंट यहां से बाहर और फिर यहां से, और फिर जो है सर्किट आपका कंप्लीट होगा। सर्किट यहां होगा। करंट बच्चे चार्ज यहां बीच दो प्लेट्स में फ्लो नहीं होता, करंट यहां फ्लो नहीं होता, यहां डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होता है। या आपने ईएम वेव्स में पढ़ के रखा होगा। बट करंट जो है आप सिर्फ वायर्स में ढूंढते हैं, तो वायर में यहां से करंट यहां चलेगी और फिर यहां से यहां चलेगी। तो मुझे बोलो आप, जब आपने डाइलेक्ट्रिक अंदर लाया तो वो बोलता है करंट की डायरेक्शन बोलो, देन करंट की डायरेक्शन बोलो, तो करंट कहां से कहां फ्लो करेगा? तो बच्चा बोलता है सर करंट A टू B फ्लो करेगा। पहला ऑप्शन टिक करके बोलता है कि गलत थी। की गलत नहीं थी बच्चे, आपने गलत किया।
तो आप कभी करंट यहां दो प्लेट्स के बीच में मत देखो, करंट हमेशा वायर में देखी जाती है। और तो यहां क्लियर हो गया, जब करंट आप वायर में देखोगे और ये डाइलेक्ट्रिक अंदर आएगा तो फिर करंट यहां तो अब आप देख लीजिए, जब ये डाइलेक्ट्रिक अंदर आएगा चार्ज फ्लो होगा, करंट यहां फ्लो होगी, वायर में देख लो वो B to A जा रही है, तो इनिशियली करंट विल फ्लो फ्रॉम B to A, और जैसे ही डाइलेक्ट्रिक बाहर आ जाएगा कैपेसिटी कम होगी, चार्ज वापस चला जाएगा, तो फिर वो A to B चली जाएगी, क्योंकि करंट और चार्ज का डायरेक्शन हम वायर में देखते हैं, दो प्लेट्स के बीच में नहीं। तो इनिशियली B to A एंड फाइनली रिमूव होने पे A to B, इनिशियली B to A एंड फाइनली रिमूव होने पे A to B। ऑप्शन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद रखना जो मैंने इसमें बोल दिया कि करंट या चार्ज की डायरेक्शन हम वायर में देखते हैं, दो प्लेट्स के बीच में नहीं, क्योंकि हम बच्चा हमेशा फंस जाता है। जब डाइलेक्ट्रिक अंदर आया तो वो ये समझता है कि कैपेसिटी बढ़ी, चार्ज बढ़ी तो करंट आ जाएगा, करंट A to B जाएगा, तो प्लेट्स में करंट कहां चलती है, चार्ज कहां चलता है, वो तो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है। करंट हम हमेशा वायर में देखते हैं, नो डाउट करंट यहां फिर यहां, तो यहां देख लीजिए आप, ये B to A पहले चली और जब डाइलेक्ट्रिक बाहर आ जाएगा तो ये वापस A to B चली जाएगी, क्योंकि आप कैपेसिटी डिक्रीज हुई, चार्ज डिक्रीज हुई और करंट रिवर्स हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। उसके बाद इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ये यही बात होगी जैसे वो चार्ट मैंने डेवलप किया वैसे ही इसमें भी हम एक छोटा सा चार्ट डेवलप करके रख सकते हैं। तो इनिशियली अगर आपके पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस बच्चों C है, अगर इनिशियली एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है और C जो कैपेसिटेंस है वो एप्सिलॉन नॉट A/D है, और अब आपने इसी कैपेसिटर के दो प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक लाके खड़ा कर दिया, तो इसकी कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगी, K एप्सिलॉन नॉट A/D। तो बाद वाली कैपेसिटी जो है वो इनिशियल वाली कैपेसिटी से ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर वो आपसे पूछेगा व्हाट विल हैपन टू द अदर पैरामीटर्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये और 5 क्वेश्चन है, मतलब और 5 क्वेश्चन मतलब होता है 5 + 5 10 ऑब्जेक्टिव्स जो है थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल पूछे जा सकते हैं। डिपेंड करता है बैटरी इज रिमूव्ड, बैटरी इज स्टिल कनेक्टेड, पहला बैटरी स्टिल कनेक्टेड, इस पे डिपेंड करता है। सीधे आप जो है इसमें इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, या बैटरी इज रिमूव्ड, इस चीज पे आपका जो है ये सारा डिपेंड करता है कि बैटरी भी रिमूव्ड है कि बैटरी भी स्टिल कनेक्टेड है। अब सर क्या करें, देख लीजिए, पहला आपका जो है कैपेसिटी को क्या होगा, दूसरा आपका जो है चार्ज को क्या होगा, तीसरा आपका जो है पोटेंशियल को क्या होगा, चौथा आपका जो है एनर्जी को क्या होगा। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम। देख लीजिए, कैपेसिटी तो सीधे लग रहा है सर, कैपेसिटी तो सीधे हमने डिराइव किया कि कैपेसिटी जो है जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक लाओगे, चाहे बैटरी कनेक्टेड है या रिमूव्ड है, तो कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, तो C डैश इज ग्रेटर देन C, इसमें कोई चेंज नहीं है। सर व्हाट अबाउट, देख लीजिए, बैटरी जिसमें कनेक्टेड है उसमें चार्ज कांस्टेंट है, बैटरी जिसमें कनेक्ट नहीं बच्चे उसमें पोटेंशियल कांस्टेंट है, क्योंकि पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहता है जब बैटरी कनेक्टेड है, और अगर जिसमें बैटरी रिमूव्ड है उसमें तो डेफिनेटली चार्ज ही कांस्टेंट है, क्योंकि ना आप सर्किट में चार्ज आएगा और ना ही जाएगा। फिर वही कहानी सर Q = CV, इस केस में देख लीजिए इसमें चार्ज कांस्टेंट है, अगर चार्ज कांस्टेंट है, कैपेसिटी बढ़ चुकी है, तो पोटेंशियल को डिक्रीज होना पड़ेगा, तो इसमें V डैश जो है लेस देन V, आप रिवाइंड करके एक बार देखिए समझ आएगा। इन द सेम फैशन फिर से मैं लिखूंगा Q = CV, इस केस में पोटेंशियल कांस्टेंट है, सर पोटेंशियल कांस्टेंट है, अब आप देख लीजिए कैपेसिटी बढ़ चुका है तो चार्ज डेफिनेटली बढ़ेगा, तो यहां Q डैश जो है वो ग्रेटर देन Q। तो ऐसे इस चार्ट को डेवलप करते हैं। एनर्जी की फिर से वही दो फॉर्मूलाज, या तो हाफ ऑफ CV² या तो एनर्जी का Q²/2C। अब आप देख लीजिए इस केस में चार्ज कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट टू कांस्टेंट, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी। अब इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में जब कैपेसिटी बढ़ चुका है तो एनर्जी घट जाएगा, तो U डैश इज लेस देन U। और इस केस में देखिए पोटेंशियल कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कैपेसिटी बढ़ चुका है तो एनर्जी बढ़ जाएगा। अगेन अ मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, जिसमें तकरीबन 1 2 3 4 ऑब्जेक्टिव्स पे जो है क्वेश्चन पूछ सकता है कि डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करने पे इन पैरामीटर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। अब ये चार्ट भी जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C चार्ज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी, द एनर्जी स्टोर्ड इन इट इज E। तो आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C है, ठीक है, एंड इज डिस्कनेक्टेड। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C चार्ज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी। जब आपने बैटरी से डिस्कनेक्ट किया तो वो कहना चाहता है इसका चार्ज जो है वो कांस्टेंट है, ये चार्ज जो है कांस्टेंट है, डिस्कनेक्टेड का वही मतलब होता है। द एनर्जी स्टोर्ड इन इट इज E, मान लो इसकी इनिशियल एनर्जी जो वो E है। इफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6, अब आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है इंसर्ट कर दिया बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, देन एनर्जी एंड कैपेसिटेंस को क्या होगा। तो यार आपने जैसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया तो कैपेसिटी 6 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि कैपेसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K होती है, तो 6 टाइम्स, तो जिसमें 6C ऑप्शन होगा, तो ये तो हो नहीं सकता, 6C, एक ऑप्शन बाहर हो गया, 3 ऑप्शन हमारे पास बचे हैं। अब एनर्जी को क्या होगा, देख लो एनर्जी का फॉर्मूला, चूंकि चार्ज इज कांस्टेंट उसने कह दिया है, तो Q²/2C ही आप यूज करेंगे, इसमें आप हाफ ऑफ CV² यूज नहीं कर सकते, ये आपको आइडिया होना चाहिए। अब मुझे बोलिए चार्ज
चार्ज कांस्टेंट है, अगर 6 टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ चुकी है, अगर 6 गुना कैपेसिटी बढ़ चुकी है तो एनर्जी 6 टाइम्स कम हो जाएगी, तो एनर्जी होना चाहिए E/6, तो जिसमें 6C E/6 है वही आंसर है, तो 6C E/6 थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किस लॉजिक पे? बिल्कुल वही चार्ट जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये तो पहले IIT में पूछा गया था और ये अब बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है आपके नीट के लिए। 2 थिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स K1 एंड K2, तो ये आपके 2 डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स है, एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका जो है आपको K2 दिया गया है, K1 इज लेस देन K2, तो मतलब K2 जो है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो ज्यादा है K1 से, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इससे ज्यादा, इसका ख्याल रखिए दिया है। आर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर शोन द फिगर द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विद डिस्टेंस d as measured from the plate P is जो है is correctly shown by, तो आपको वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलना है। देख लीजिए जो फ्री स्पेस है उसमें मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ E मानता हूं, और फिर जैसे वो डाइलेक्ट्रिक में आएगा तो वो हो जाएगा E डिवाइडेड बाई K1, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक में फील्ड डिक्रीज होता है। फिर ये फ्री स्पेस है, इसमें E ही रहेगा, इसमें भी फील्ड डिक्रीज होगा, कैसे? इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हिसाब से, और फ्री स्पेस में फिर से E रहेगा। तो यहाँ E जो है ओपन स्पेसेस में E ही रहेगा, इसमें कम हो जाएगा, इसमें कम होगा, इसमें ज्यादा कम होगा क्योंकि E बाई K टाइम से कम होता है, और K2 K1 से ज्यादा है तो इसमें ज्यादा होगा। आपको बोलना इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो करेक्ट होगा। देख लो पहले 3 स्पेस जो उन्हें बराबर है, तो पहले कुछ वैल्यू मैं मानता हूं और फिर उसके बाद थोड़ा कम हो जाएगा। पहले ये है, उसके बाद थोड़ा सा कम हो गया इस स्पेस में, फिर इस स्पेस में वापस आ गया, बिल्कुल इस स्पेस में वापस आ गया, इस स्पेस में और कम होगा और इससे ज्यादा कम, तो ये इससे नीचे चला गया और इस स्पेस में वापस आ गया। मुझे लगता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसमें करेक्ट है। ये हो गया कि सारी स्पेस में बराबर है, टोटली नॉनसेंस, ऐसा आंसर हो नहीं सकता। यहां पे देख लीजिए इनिशियली ये E है, ठीक है सर, इनिशियली E है, फिर बढ़ गया, हो ही नहीं सकता, बढ़ेगा कैसे, ये तो घटेगा। और फिर इसमें देखिए ये हो गया इनिशियली E है, ठीक है सर, फिर घट गया सर, फिर वापस आ गया, ठीक है, फिर बढ़ गया, ये तो और घटाएगा, ये भी हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर उसके बाद जो है मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स आपने इंसर्ट कर दिए, वो इनिशियल वो इंडिविजुअल डाइलेक्ट्रिक था, अब आपने मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स इंट्रोड्यूस कर दिए, तो क्या होगा सर? तो देख लो आप, इसमें आप जो है बहुत सारे टेक्निक्स यूज करते हो, बट द बेस्ट टेक्निक इज दैट जब आप ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे एक डॉट बनाए, यहाँ पे एक डॉट, क्योंकि ये 2 डॉट सीरीज में लग रहे हैं तो ये इसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, और सीरीज कॉम्बिनेशन में K इक्विवेलेंट होता है समेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ D बाई K, वेयर K हो गया आपका हर एक डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ये हो गया फॉर्मूला। और जब पैरेलल में, तो यहां आपने आप डिस्टेंस को काट दिया है ना, या आपने डिस्टेंस को काट दिया, तो याद रखो या तो स्पेस के बीच में जब डिस्टेंस को काटते हैं तो वो सीरीज अरेंजमेंट होता है, या आप 2 पॉइंट्स बनाइए 2 डाइलेक्ट्रिक्स में तो ये सीरीज में लग रहा है। इन द सेम फैशन अगर आप देखेंगे यहां एरिया आपने काट दिया, आधे एरिया में कुछ, आधे एरिया में कुछ, अगर आप 2 डॉट बनाओगे तो ये डॉट सीधे पैरेलल में लग रहा है, तो इसका K इक्विवेलेंट जो होता है, इसका K इक्विवेलेंट होता है बराबर समेशन ऑफ KA डिवाइडेड बाय समेशन A। तो जिसको ये फॉर्मूला याद रहेगी वो कोई भी क्वेश्चन यहां से सॉल्व कर सकता है, चाहे वो कोई भी पैटर्न हो। जैसे इसमें एक क्वेश्चन है, जैसे ये देख लीजिए, द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर विद ईयर मीडियम इज 60 माइक्रोफैराड हैविंग डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन D इफ द स्पेस। तो आपके पास इनिशियली एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी 60 माइक्रोफैराड है और उसके 2 प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो D है। इफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद 2 स्लैब्स, अब आपने इसके बीच में 2 स्लैब्स डाल दिए, अब आपने इसके बीच में 2 स्लैब्स डाल दिए, ईच ऑफ थिकनेस D/2, तो मतलब अब आपका जो कैपेसिटर है, मैं सेम कलर से बनाता हूं, यही कैपेसिटर आपके पास है, बट अब आपने इसका जो है इसमें 2 डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स डाल दिए सच दैट एक का भी थिकनेस है D/2 और दूसरे का भी थिकनेस जो है वो D/2 है। बट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8 है। द इफेक्टिव कैपेसिटी बिकम्स, तो इफेक्टिव कैपेसिटी से पहले इसका K इक्विवेलेंट निकालते हैं और वो होता है समेशन ऑफ D डिवाइड बाय समेशन ऑफ D बाई K। जिसको ये आता है वो ये कर सकता है। समेशन ऑफ D करने पे तो टोटल डिस्टेंस तो D ही है, तो ऊपर आप D ही लिखेंगे, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ D बाई K, तो ये हो गया D/2 एंड 2 4 हो गया 8 प्लस हो गया D/2 हो गया 2 8 16। जब आप इसको सॉल्व करोगे एलसीएम निकाल के D कट जाएगा तो ये बनेगा 16/3। एलसीएम निकाल के आप देख लीजिए 16/3। तो फिर जब इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आया तो कैपेसिटी हो गया K इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय जो इनिशियल कैपेसिटेंस था, अब जो कैपेसिटी है K इक्विवेलेंट आ गया 16/3 मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल कैपेसिटी जो है इसका दैट इज 60 माइक्रोफैराड। तो ये हो गया आपका 320 60 एंड ये हो गया 320 माइक्रोफैराड शुड बी द न्यू कैपेसिटी
ऑफ द सर्किट 320 माइक्रोफैराड। तो ये है तरीका, अगर ये फॉर्मूला आपको जो है यूज करनी आए तो तब जाके आप ऐसे न्यूमेरिकल्स को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप ऐड करके रखेंगे। उसके बाद आपका सीआर सर्किट है, बहुत आसान है। सीआर सर्किट में कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सीआर सर्किट आपका ये हो गया सी, ये हो गया आर, मतलब इसको आरसी सर्किट भी कहते हैं, इसको सीआर सर्किट भी कहते हैं। तो जब आप इसको सोर्स के साथ कनेक्ट करते हो तो इनिशियली चार्ज ग्रो होना स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंशियली। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ चार्ज, क्योंकि सोर्स जो है इसको चार्ज करना स्टार्ट करेगा। और फॉर्मूला ये रहेगा Q इज इक्वल Q नॉट 1 माइनस ई रेज पावर माइनस टी बाई टाउ। इसमें टाउ जो है ये आरसी होता है, इसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं। वी कॉल दिस एज टाइम कांस्टेंट। ये आप ख्याल रखेंगे, ये टाइम कांस्टेंट होता है और उसका यूनिट जो है वो सेकंड होता है। ये यूनिट्स एंड डायमेंशंस में एज इट इज ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपका चार्ज होता है इसमें, और करंट भी अकॉर्डिंगली जो है। फिर जब आप इसको ये बैटरी निकाल के इसको कनेक्ट करोगे तो ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर डिके ऑफ करंट इस इक्वेशन से, ये इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं। मैं आपको इसमें सीधे न्यूमेरिकल्स लगा के दिखाऊंगा। जैसे आपका क्वेश्चन ये है, फॉर द सर्किट शोन द फिगर द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ईदर प्लेट इज। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। आपको इसमें क्या बोलना है कि कैपेसिटर के ईच प्लेट पे जो चार्ज है, ईदर प्लेट पे, एक प्लेट पे चार्ज कितना है। तो यहां पे देख लीजिए कैपेसिटर एक है, ये सोर्स है। तो थोड़ा मैं पिंक कलर यूज करता हूं सो दैट ये विजिबल हो जाए आपको। देख लो बच्चों, तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये करने का तरीका एक ही है। इसमें हम स्टडी स्टेट पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको हम बोलते हैं स्टडी स्टेट, क्योंकि कुछ दिया नहीं है तो हम स्टडी स्टेट पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने देखा क्लासरूम में भी इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। स्टडी स्टेट होता है आफ्टर ह्यूज पीरियड ऑफ टाइम। तो वो ह्यूज पीरियड ऑफ टाइम इन्फिनाइट टाइम कहलाते हैं। सर वो इन्फिनाइट टाइम कितना होता है? मिली सेकंड्स के बाद ही कैपेसिटर में इन्फिनाइट टाइम स्टार्ट होता है। तो जैसे आपने ये कनेक्ट किया ना, तो ये शॉर्ट हो जाता है और फिर मिली सेकंड्स के बाद सर्किट ओपन होता है, कैपेसिटर का सर्किट ओपन हो जाता है। याद रखना है। तो इनिशियली अगर आप देखोगे, इनिशियली जो है ये शॉर्ट होता है। कौन शॉर्ट होता है? कैपेसिटर शॉर्ट होता है इनिशियली, और फिर आफ्टर मिली सेकंड्स जिसको हम स्टेडी स्टेट कहते हैं, फाइनल स्टेट कहते हैं, ये ओपन होता है। ये कैपेसिटर में याद रखिए, ये आपने पढ़ के रख चुका होगा जब आप EMI AC में पढ़ते हैं। तो इनिशियली जब आप सर्किट ओपन करेंगे, ऑन करेंगे, जैसे ही बैटरी कनेक्ट करेंगे तो ये शॉर्ट हो जाता है, सारी करंट फ्लो होती है उधर से। बट आफ्टर मिली सेकंड, जिसको आप टाइम इनफिनाइट कहते हैं या इसको स्टेडी स्टेट भी कहते हैं, सर्किट ओपन हो जाता है। अब आपको बोल रहा है कैपेसिटर के प्लेट्स पे चार्ज। तरीका ये, क्योंकि मैं स्टेडी स्टेट मान के चलता हूं, क्योंकि इसमें कुछ दिया नहीं, तो स्टेडी स्टेट पे तो ये ओपन हो चुका है। अब जब ओपन हो चुका है, जो यहां से करंट निकलेगी वो यहां से जाएगी, फिर यहां से आएगी, क्योंकि आगे सर्किट ओपन है। अब जब सर्किट ओपन है तो करंट कहां जाएगी? ये आपका इसका थ्योरी है। अब मुझे बोलो सर करंट कितनी चलेगी सर्किट में? करंट होता है पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस। पोटेंशियल हो गया E, क्योंकि सोर्स का पोटेंशियल E है। रेजिस्टेंस हो गया R1 प्लस R, नेट रेजिस्टेंस, क्योंकि ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में है। अब मुझे बोलिए, अब ये ओपन हो चुका है तो चार्ज इस पे आएगा। तो चार्ज इस पे आएगा, हमें वो चार्ज निकालना है, ये चार्ज हमें कैपेसिटर पे निकालना है। तो करंट यहां से जो है वो जीरो होगी, क्योंकि ओपन सर्किट हो चुका है स्टेडी स्टेट पे। अब मुझे बोलिए, इस पे हमें चार्ज निकालना है, तो चार्ज के लिए क्यों होता है CV, चार्ज के लिए होता है Q इज इक्वल CV, मगर V हमारे पास नहीं है, तो पहली फुर्सत में V निकालिए। V होता I मल्टीप्लाइड बाय R। R तो यही है जहां से करंट जा रही है, तो ये हो गया बराबर I के बदले में लिखूंगा E डिवाइडेड बाय R1 प्लस R मल्टीप्लाइड बाय R1। तो मेरे पास पोटेंशियल आ चुका है, क्योंकि ये पैरेलल सर्किट है, जितना इस आर्म में पोटेंशियल है उतना ही कैपेसिटर में है। तो पोटेंशियल सेम होने की वजह से मैं लिख सकता हूं Q हो गया बराबर C इंटू V। Q हो गया बराबर C, V में निकाल चुका हूं ER1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो CER1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R, ये तरीका है। तो जिसको ये पता है कि स्टेडी स्टेट क्या होता है, आफ्टर मिली सेकंड्स ओपन होता है, इस ब्रांच से कोई करंट नहीं जाएगी, फिर पैरेलल में जो पोटेंशियल होगा वही कैपेसिटर के प्लेट्स में आएगा, और जो पोटेंशियल आ चुका है तो चार्ज आराम से आ जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है इन द एडजॉइनिंग सर्किट डायग्राम। E जो है वो 5 वोल्ट्स का है, तो ये 5 वोल्ट्स है, मैं लिख के रखता हूँ 5 वोल्ट्स का है। R2 4 ओम है, तो मैं पहले ही लिख के रखता हूँ ये 4 ओम है। R1 R3 1 ओम है, तो ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम दिया गया है, तो इससे थोड़ा आसान हो जाएगा। एंड C जो आपका 3 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड की कैपेसिटेंस ईच है, ये भी 3 माइक्रोफैरड है, ये भी 3 माइक्रोफैरड है, और ये भी आपका 3 माइक्रोफैरड है, ये भी आपका 3 माइक्रोफैरड है। ये सर्किट में दे चुका है। देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन द ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज, और स्मॉल r भी दिया है, स्मॉल r जो है 1 ओम के बराबर है। हमें क्या निकालना है? देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज। देख लीजिए बच्चे, वही आफ्टर स्टेडी स्टेट, तो स्टेडी स्टेट के बाद, स्टेडी स्टेट जैसे स्टार्ट हो गया कैपेसिटर के केस में, जैसे स्टेडी स्टेट ये मिली सेकंड्स के बाद ही होता है, इसका ख्याल रखिए, कुछ ही मिली सेकंड्स के बाद ऐसा होता है। तो ये जो आर्म है ये ओपन हो जाएगी, ये ओपन आर्म हो गई, ये भी ओपन हो जाएगी। तो करंट अगर जाएगी तो यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से, यहां से, क्योंकि ये दो आर्म्स जो है ये
ओपन हो चुके हैं, इनमें से करंट नहीं जाएगी। तो पहली फुर्सत में करंट निकालो, नेट ईएमएफ बाय नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस में R2 प्लस R हो जाएगा, R2 प्लस R, वैल्यू ड्रॉप करिए, E का वैल्यू 5 है, R2 आपको दिया है 4 प्लस R स्मॉल दिया है 1, 5/5 इज 1 एम्पियर जो है सर्किट में करंट दौड़ेगा। जब सर्किट में करंट दौड़ेगा I, तो पोटेंशियल कितना होगा सर इसमें? तो पोटेंशियल जैसे उस क्वेश्चन में किया था I इंटू R2, क्योंकि करंट वहीं से जा रही है, तो I हो गया बराबर 1 और R हो गया 4, तो 4 वोल्ट का पोटेंशियल रहेगा। अब मुझे बोलिए, इस आरएम में 4 वोल्ट का पोटेंशियल है और ये पैरेलल में इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। अब मैं ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करो, एक ही बात है। तो अगर ये 4 वोल्ट का पोटेंशियल है तो 4 वोल्ट यहां पे भी रहेगा। अगर 4 वोल्ट यहां रहेगा तो मुझे बोलो इसका पोटेंशियल जो है, इसका पोटेंशियल 4 जो है वो इसके पोटेंशियल दैट इज Q बाई सी, Q बाई सी, क्योंकि पोटेंशियल होता है Q बाई सी, प्लस इसका भी Q बाई सी, तो इट इज 2 Q बाई सी। तो मुझे बोलो आप 4 मल्टीप्लाइड बाई सी, सी जो है वो दिया है 3 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया Q, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 माइक्रो फैराड जो है, 6 माइक्रो कूलम, 6 माइक्रो क्या माइक्रो, हाँ माइक्रो कूलम जो है चार्ज निकाल रहे हैं, 6 माइक्रो कूलम शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसका 4 वोल्ट का पोटेंशियल रहेगा, तो इस ब्रांच का भी 4 वोल्ट का पोटेंशियल रहेगा, तो पोटेंशियल 4 है। अब पोटेंशियल कैपेसिटर का क्या होता है? क्यों तो CV होता है और V किसके बराबर हो गया? Q बाई सी, तो मैंने वही लिखा Q बाई सी, तो इसका भी Q बाई सी, इसका भी Q बाई सी, इसीलिए मैंने ऐड किया और फिर कैलकुलेशन में आपका 6 माइक्रोफैराड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इफ द कंडेंसर शोन इन द सर्किट इज चार्ज टू 5 वोल्ट, अगर आपने कंडेंसर को 5 वोल्ट जो है 5 वोल्ट तक चार्ज कर दिया है एंड लेफ्ट इन द सर्किट इन 12 सेकंड्स, तो टाइम ऑफ 12 सेकंड्स के बाद हमसे स्टोरी पूछ रहा है, द चार्ज ऑन द कंडेंसर विल बिकम। देख लो बच्चे, पहले आपने चार्ज किया तो चार्ज कितना होगा इस पे? C इंटू वी इस पे चार्ज होगा और वो चार्ज होगा बराबर इनिशियल चार्ज जिसको आप कहोगे, इनिशियल चार्ज कितना होगा? C इंटू वी, इट इज 10 फैराड, 10 कूलम शुड बी द इनिशियल चार्ज। फिर आपने जब इसको चार्ज किया, फिर आपने इस सर्किट में इसको डाल दिया, जब आपने इस सर्किट में डाल दिया तो चार्ज अब जो है वो लॉस होना स्टार्ट करेगा, तो ये आना चाहिए Q नॉट e रेज पावर माइनस टी बाई टाउ शुड बी द फॉर्मूला। सर टाउ कैसे निकालोगे? टाउ होता है R इंटू सी, टाउ होता है R होता है 6, C होता है 2, टाउ होता है 12 सेकंड्स, 12 सेकंड्स टाउ का भी वैल्यू आ गया, तो चार्ज जो है वो Q नॉट है, चार्ज जो है वो Q नॉट है, दैट इज 10 e रेज्ड पावर दैट इज माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि T भी 12 दिया है और टाउ भी 12 आया, 12 चला जाएगा, चार्ज हो गया 10 बाई E शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 10 बाई E कूलम इज द राइट आंसर। तो ये होता है दैट डिके ऑफ चार्ज, जब सर्किट में आपने इनिशियली इसको चार्ज किया, फिर सर्किट में आपने इसको कनेक्ट करके छोड़ दिया तो चार्ज डिके होना स्टार्ट करेगा, और एज गाइडेड बाय दिस इक्वेशन हमने इसको कैलकुलेट किया, इसमें आपने टाउ भी सीखा और चार्ज फाइनल भी सीख लिया। उसके बाद ये क्वेश्चन है कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, शोन द डायग्राम व्हेन द स्विच एस इज टर्न टू द पोजीशन सेकंड, जब आपने सेकंड पोजीशन पे स्विच को ले लिया, द परसेंटेज ऑफ द स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड इज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए, इनिशियली ये स्विच 1 के साथ ये सर्किट कनेक्टेड है, जब ये इस सर्किट के साथ कनेक्टेड है तो इनिशियल एनर्जी हो गया हाफ ऑफ CV स्क्वायर, तो इनिशियल एनर्जी आपका हो गया हाफ ऑफ C हो गया 2 एंड V स्क्वायर 2 चला जाएगा, बट 10 रेज पावर माइनस 6 आप भूलना नहीं, क्योंकि माइक्रो फैराड है, तो इनिशियल चार्ज हो गया V स्क्वायर इंटू 10 रेज पावर माइनस 6 जूल, इसका इनिशियल एनर्जी हो गया। अब आपने इस स्विच को इस पोजीशन पे जो है कनेक्ट कर दिया, तो इस पोजीशन पे जैसे आपने इस स्विच को कनेक्ट कर दिया तो अब ये 2 कैपेसिटर्स का जो है कॉम्बिनेशन हो गया एंड देयर विल बी रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जो हम पहले ही जो डिस्कस कर चुके, और जब रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा तो लॉस ऑफ एनर्जी होगा, और लॉस ऑफ एनर्जी मैंने आपको पढ़ाया है हाफ ऑफ C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाय V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो अब लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा? दैट इज हाफ ऑफ C1 हो गया 2 माइक्रोफैराड, तो 2 और ये हो गया 8 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड बचेगा, क्योंकि नीचे 8 प्लस 2 होता है 10, 1 माइक्रोफैराड कटेगा, ऐसा हमने पीछे भी किया। और V1 जो इनिशियल पोटेंशियल है इसका V स्क्वायर है, उसका तो पोटेंशियल था ही नहीं, तो सिर्फ V स्क्वायर बचेगा। अब आप देख लीजिए 2 के साथ निकल जाएगा, तो डेल यू हो गया 8/10 इंटू 10 रेज्ड पावर माइनस 6 V स्क्वायर, ये हो गया आपका लॉस ऑफ एनर्जी। बट वो आपसे पूछ रहा है परसेंटेज लॉस, तो परसेंटेज लॉस के लिए लॉस डिवाइडेड बाय इनिशियल एनर्जी का डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लॉस हो गया बराबर 8/10 इंटू 10 रेज्ड पावर माइनस 6 V स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनिशियल एनर्जी सिस्टम का मैंने निकाला
निकाल के रखा है इधर, इट इज v स्क्वायर इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय 100% के लिए। तो 10⁻⁻6 10⁻⁻6 v स्क्वायर 0 0 कट जाएगा। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी 80% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। उसके बाद जो है आपका, उसके बाद जो है दैट इज, थैंक यू सो मच। एंड सिर्फ मैं यहाँ सिर्फ आज जो है, पिछली बार मैंने जो है मुझे कुछ कहना था, मैं भूल गया। ये जो ये आप देख रहे हो ना, जो ये मेहनत टीचर की आपको दिख रही है, जो मैंने इतनी मेहनत की है और इतने स्लाइड्स तैयार किए, बट इसके पीछे भी एक जो टीम है जिन्होंने इसमें जो है रात दिन लगा देते हैं, और फिर उस टीम का नाम जो है दैट इज IIT टीम। इसको आप कभी भूलना नहीं, क्योंकि ये लोग दिन रात काम करते हैं। हम तो आपके सामने आके इन स्लाइड्स को डिस्कस करते हो और आपको लगता है कि टीचर जो है बहुत हमारे लिए कर रहा है, बट ये जो टीम जो इसको, ये सारा कलर सीक्वेंस, ये सारा जो है इसका पैटर्न, कहीं गलती नहीं, ये सारा जो है IT टीम जो है इसमें हमें हेल्प करता है। जो हेड जो करता है हमारे IT टीम को यहाँ, वो यूनिस सर है, आप सब जानते हैं। उसके बाद उमर आता है, उसके बाद फैजान, उसके बाद बिलाल आता है। तो ये सब लोगों की मेहनत है, और ऊपर वाला करे कि ये हम सब की मेहनत जो जुड़ के आप इंशाल्लाह रहमान, हम भी दुआ करेंगे ऊपर वाले से कि आपका जो है इस साल सिलेक्शन हो जाए, बट उसके लिए आपको भी मेहनत ऐसे ही करनी पड़ेगी जैसे हम सब लोग आपके लिए कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।